हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज़ मंजीत भारद्वाज, आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। आज हम रेजोनेंस को कंप्लीट करेंगे बेटा। इक्विलिब्रियम का रिवीजन कब तक होगा? इक्विलिब्रियम बेटा, टेस्ट का रिवीजन 4 तारीख को हम करवाएंगे। 5 को संडे तो 4 को सैटरडे को आपका टेस्ट रिवीजन होगा, जो भी कुछ होगा। ठीक है, उस बाद में आपके एग्जाम आने से पहले, जो मान लीजिए केमिस्ट्री का एग्जाम हो, उससे 2-3 दिन की जो छुट्टियां होती है, तो उस छुट्टियों के बीच में, वैकेशंस के बीच में हम आपको रिवीजन करवाएंगे पूरे केमिस्ट्री के पूरे सिलेबस की। डोंट वरी, ठीक है। तो चलिए आज हम रेजोनेंस स्टार्ट करने वाले हैं। भी तो रेजोनेंस को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इट? फर्स्ट ऑफ ऑल, रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। डी लोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और ओनली लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन, सॉरी। ठीक है, डी लोकलाइजेशन का मतलब क्या है? अपनी लोकेलिटी को छोड़ देना। पाई बॉन्ड लोन पेयर अपनी लोकेलिटी को छोड़ देते हैं, उसी डी लोकलाइजेशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। तो चलिए इसको रेजोनेंस इफेक्ट को सिंपल करके बताता हूँ। मान लीजिए कि ये कार्बन है, ठीक है, और सिंगल बॉन्डेड दूसरा कार्बन है, और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा डेफिनेटली। नेक्स्ट कार्बन है, और इसके बीच में भी सिंगल बॉन्ड है, और इन दोनों के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होगा। तो मान लीजिए ऐसा कोई सिस्टम है, तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, नीचे और ऊपर से। ठीक है, इन दोनों के बीच में भी डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं ऊपर और नीचे। तो ऊपर और नीचे को शेयरिंग को मैं कुछ ऐसे दिखा सकता हूँ। ध्यान देना भाई, ये शेयरिंग शो कर रहा हूँ मैं ऊपर और नीचे की। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा इसको बेटर बनाते हैं। चलो थोड़ा पास बनाते हैं इसे, ताकि आपको थोड़ा बेटर समझ में आए। ये देखिए, ये पी ऑर्बिटल ऐसे शेयर्ड होते हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट कार्बन है, अब ये वाला पी ऑर्बिटल भी इसके साथ भी शेयर्ड है, और इसके साथ भी शेयर्ड, नेक्स्ट वाले के साथ भी शेयर्ड होगा। तो दो कार्बन है, इनके बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, डेफिनेट सी बात है। तो ऐसे ये पी ऑर्बिटल्स जो है वो एक दूसरे के बीच में शेयर्ड होते हैं। तो मैं शेयरिंग वाली लाइन को अब रब कर रहा हूँ, देखिएगा जरा। इसको हम यहाँ से रब कर देते हैं, यहाँ से भी रब हो जाएगी, और यहाँ से भी रब हो जाएगी। क्या बन गया ये? तो देखिए, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर सीधा सीधा बन रहा है कि ये इस तरह से इनके सारे ऑर्बिटल्स आपस में शेयर्ड हैं, सेम एज इट इज दूसरे वाले। इसकी भी अगर हम ये लाइंस को यहाँ से रब कर देते हैं, है ना, जो शेयरिंग लाइंस है वहां वो रब हो गई हैं। तो देखिए क्या हो रहा है अब। था क्या एक्चुअल में, वो देखिए। इसके और इस कार्बन के बीच में इन दोनों के ऑर्बिटल शेयर्ड थे, तो शेयर्ड थे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ घूम सकते हैं, डेफिनेटली ये चारों तरफ घूमेंगे। अब इसका और इसका ये आपस में शेयर्ड थे, तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नीचे घूम सकते हैं। याद रखना, ये ऊपर नीचे चारों तरफ घूम सकते हैं, ये भी ऊपर नीचे चारों तरफ घूम सकते हैं। अब हुआ क्या, ये जो शेयरिंग थी, तो क्या ये इन दोनों की शेयरिंग अलग अलग नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है भाई, ये भी तो ऑलरेडी शेयर्ड है। ये बात समझ में आई सबको? यस गाइज। यस सर। तो देखो ऊपर, यस सर। है ना, ऊपर जो आपको शो कर रखा है, यानी इन दोनों की शेयरिंग भी हो सकती है ना। तो इन दोनों की अगर शेयरिंग हो गई, अगर इन दोनों की शेयरिंग हो गई, तो ऊपर वाला बॉन्ड टूट जाएगा भाई। कैसा? ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। देखो ये, इनके बीच की शेयरिंग रब करनी पड़ेगी हमें, इनके बीच की शेयरिंग भी रब करनी पड़ेगी। ऊपर से भी एंड सेमेस्टीज, नीचे से भी वो शेयरिंग रब हो जाएगी। सिंपल। तो यानी कि अगर ये दोनों बीच वाले शेयर्ड हो गए, तो ये वाले टूट जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक्चुअल में तो कुछ नहीं होता। हमें पता है इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमता रहता है, वो एक जगह तो टिकता नहीं है। तो जब वो रोटेट करता रहता है, रोटेट करते करते कभी शेयरिंग इसके साथ करेगा, कभी उसके साथ करेगा। तो एक्चुअल में वो सिस्टम कैसा दिखता है, फिर हम उसको कुछ ऐसे दिखाते हैं। इसी सिस्टम को कुछ इस तरह से शो करते हैं। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, मतलब ये पी ऑर्बिटल्स ऐसे शेयर्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड का मतलब ये है, ये याद रखना, माइंड में रखिएगा। फिर सिंगल बॉन्ड है, इसके बीच में कोई पी ऑर्बिटल शेयर नहीं है। नेक्स्ट वाले में फिर से डबल बॉन्ड है, तो इसके बीच में भी ये वाले पी ऑर्बिटल, यानी कि इन दोनों के पी ऑर्बिटल शेयर्ड है, इन दोनों के भी शेयर्ड है, और बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ रहा है। ये ऐसा सीन है। तो हम इसको डबल बॉन्ड तो फिर नीचे दिखा दिया, तो ऊपर क्यों दिखाएंगे उसको, है ना। तो यानी ये वाला डबल बॉन्ड मैं यहाँ रोटेट कर रहा हूँ। अब ये रोटेट नहीं हो रहा एक्चुअल में, ये क्या हो रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन था, और इसका इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आपस में पड़े हुए हैं। और नेक्स्ट वाले में भी इन दोनों के बीच में भी जो एक एक इलेक्ट्रॉन था वो शेयर्ड है, तो ये आपस में शेयर्ड हो गए। कैसे हो गए? ठीक है, अब उसी को हम डबल बॉन्ड के हिसाब से समझेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, इस जगह पर। इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन तो यहीं रहेगा, वो इस तरफ आ जाएगा बस। ये समझ में आ रहा है? तो ये पूरा बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। एक्चुअल में आप इसे सिंपली दिखा सकते हैं कि ये पूरा बॉन्ड शिफ्ट हो गया। तो पूरा बॉन्ड शिफ्ट होने में क्या हो रहा है, देखिएगा आप जरा।
तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, ये पहले भी इसी कार्बन का था। यस, ये बात समझ में आ रही है? तो इस कार्बन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये समझ में आया? इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, इसका इलेक्ट्रॉन यही है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा हो गया। बट साइमल्टेनियसली, क्योंकि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अटेन नहीं कर सकता, तो यहाँ इसके पास 8 से ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन भी था पहले से, तो साइमल्टेनियसली ये वाला बॉन्ड खिसक जाता है, ये वाला बॉन्ड। तो ये वाला बॉन्ड खिसक जाता है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा बॉन्ड यहाँ से उड़ गया। देखिए जरा, ये बॉन्ड यहाँ से उड़ गया। ठीक है, तो हुआ क्या अब? यानी ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस कार्बन के पास आ गए, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन तो इसी का, दूसरा इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, इस वाले का। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो इसी कार्बन को ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिला था दूसरे से, तो इसके ऊपर अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मिला और दूसरी तरफ उसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इस कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। यस गाइज, ये सिस्टम समझ में आया? ये कैसे इलेक्ट्रॉन्स आए इधर से इधर? Yes, sir. है ना? ये है तरीका दिखाने का कि ऐसा होता है, लेकिन असलियत में क्या होता है कि बहुत सिंपल होता है। असलियत के अंदर क्या होता है, अब देखो रियलिटी में पिक्चर दिखाता हूं मैं। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ये यहाँ आ गया इसके पास, ठीक है? तो इसके पास एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट से ये इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते यहाँ आ गया, इसके पास आ गया, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ चला गया। तो एक्चुअल में देखिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये गायब हो गया, इसको इलेक्ट्रॉन मत समझिए, और ये सीधा घूमकर इस कार्बन के पास, नेक्स्ट वाले इस कार्बन के पास में आ गया, इस ऑर्बिटल में इस कार्बन के पास, जिससे ये वाला इलेक्ट्रॉन उड़ा दिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। तो एक्चुअल में ये कुछ ऐसा होता है। अब आपको ये पिक्चर क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए क्या हुआ, रेड इलेक्ट्रॉन है जो सबसे पहले वाले कार्बन के पास से उड़ गया, गायब हो गया, ठीक है? और वो यानी इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर आ गया एक इलेक्ट्रॉन, तो वो रेड वाला यहाँ से यहाँ नहीं आया, रेड वाला तो यहाँ से यहाँ गया है ये इलेक्ट्रॉन, और इसके पास जो व्हाइट इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पर चला गया। तो मैं इसका चलो व्हाइट वाले का भी कलर चेंज कर देते हैं, आपको बेटर व्यू मिलेगा, ठीक है? तो ये व्हाइट हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर जो व्हाइट इलेक्ट्रॉन था वो इस तरफ आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव आ गया, और यहाँ जो रेड इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ से इधर चला गया। और ये एक्चुअल में सीन ऐसा होता है, तो ये आराम से जा सकते हैं। अब हमें लग रहा है इतना दूर कैसे गया, अरे ये वाला पूरा पोर्शन है इनके रोटेट करने के लिए, कहीं पे भी घूम सकते हैं, ये वाला पूरा पोर्शन है रोटेशन के लिए, तो इस तरह से ये कहीं पर भी रोटेट कर सकते हैं। दैट इज वाई ये कहीं पर भी घूमते हैं और इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। इसको बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन अपनी लोकेलिटी बदल रहा है, लोकेलिटी अपनी लोकेशन बदल रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बदल रही है, लोकेलिटी बदल रही है, इसको बोलते हैं डी लोकेलाइजेशन। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ये जो बना है, ये नेगेटिव चार्ज जो बना है ये वापस रिवर्स भी तो जाएगा, यानी ये अब लोन पेयर वापस यहाँ आ जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड वापस यहाँ आ जाएगा और ये फिर से न्यूट्रल हो जाएगा, फिर से यही वाली कंडीशन बन जाएगी, फिर से यही वाली कंडीशन बन जाएगी। तो इस तरह से ये अपनी लोकेलिटी बार बार चेंज करते रहते हैं। इससे फायदा क्या होता है? 2 फायदे हैं। पहला फायदा, मूवमेंट फ्रीनेस, आजादी मिलेगी, एंट्रोपी सिस्टम की बढ़ेगी। यू नो दिस वेरी वेल, एंट्रोपी अगर सिस्टम की बढ़ती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है उसकी। सभी सिस्टम चाहते हैं उनकी एंट्रोपी बढ़े, तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट बढ़ रही है, एंट्रोपी बढ़ रही है, पहली बात। दूसरी चीज क्या होती है, इस मोशन की वजह से अगर आप इसके बॉन्ड को तोड़ना चाहोगे, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या करना होता है? तो मान लो कि भाई ये बीच में बॉन्ड है, ठीक है, और मैं इस बॉन्ड को मैं एनर्जी देकर तोड़ना चाहता हूँ, ठीक है, मैं इसको आग लगा रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ कि ये ऐसा बन गया, ऊपर वाला ये तो सिंगल बॉन्ड हो गया। अब मुझे लगेगा सिंगल बॉन्ड को तोड़ना तो और भी आसान है, जल्दी आग दे दूंगा। बट होता क्या है, जिस डबल बॉन्ड को मैंने एनर्जी दी थी वो एनर्जी ले गया वहां से, ये सिस्टम ठंडा हो गया। फिर जैसे ही मैं सिंगल बॉन्ड को एनर्जी देता हूँ डबल बॉन्ड वापस आ जाता है। अब मुझे फिर से उस डबल बॉन्ड को, अब वो जो लेके गया था एनर्जी वो वापस नहीं लेके आएगा, वो ठंडा हो चुका है, दूसरी जगह चला गया, इसलिए एनर्जी उसकी कम हो गई, वापस इधर आ गया, इधर मैं फिर से एनर्जी दे रहा हूँ, फिर से दूसरी जगह भाग जाएगा, और इस तरह से रोटेशन की वजह से वो एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है, यानी कि अब मुझे इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। दैट इज वाई डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से स्टेबिलिटी बढ़ती है, सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है, सिस्टम की एनर्जी और सिस्टम को तोड़ना, इसके बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो होते हैं, डीलोकलाइज स्ट्रक्चर को ही रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, और ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। दीज आर मोर स्टेबल देन यूजुअल स्ट्रक्चर्स। यस गाइज, ये बात समझ में आई बेटा?
सभी को ये क्लियर हो गया? क्लियर है, ठीक है। तो यानी इसी स्ट्रक्चर को रेजोनेंस बोलते हैं भाई। नेगेटिव चार्ज यानी कि लोन पेयर, लोन पेयर भी रोटेट हो रहा है, पाई बॉन्ड भी रोटेट हो रहा है, अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। अब क्या आप इसे ऐसा मानेंगे कि ये लगातार रोटेशन बदलते रहते हैं, एक सेकंड में करोड़ों बार ये लोकेशन बदल लेते हैं? तो क्या ये डायग्राम उचित है? दीज आर द राइट डायग्राम्स फॉर टू रिव्यू दीज? इनको दिखाने के लिए सही डायग्राम नहीं है, क्योंकि एक सेकंड में न जाने कितनी ही बार ये बदल लेते हैं। ये इसका मतलब ये हमेशा रोटेशन में चलते रहते हैं और हमेशा बदलते रहते हैं। तो सही डायग्राम तो ये वाला ऐसा होना चाहिए ना, कि हमेशा हर जगह पर एक एक इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रेजेंट रहता है। किसी के बीच में भी बॉन्ड बन सकता है, इन दोनों के बीच में भी बन सकता है, इन दोनों के बीच में भी बन सकता है, किसी के बीच में भी। मतलब हम इस बॉन्ड को कह सकते हैं ये बॉन्ड है, बिल्कुल ये हो सकता है, ये बॉन्ड है, बिल्कुल ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, बिल्कुल ये भी हो सकता है। ठीक है, अकेला सिर्फ ये है, ये भी हो सकता है, अकेला सिर्फ ये भी हो सकता है, और अकेला बीच वाला ये भी हो सकता है। सब तरह की पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। तो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है। ये क्या है भाई? इसमें क्या हम बोलें कि कुछ देर के लिए डबल बॉन्ड एक कॉर्नर पर रुक गए थे और बीच में, या फिर बीच में रुक गए थे कुछ देर के लिए? ऐसा तो होता नहीं है, वो तो लगातार चलते हैं। जितनी देर में मैं बोलूंगा ना कि रोटेशन हो रहा है, एक सेकंड बीत जाता है, एक सेकंड से ज्यादा ही बीत जाता है, तो करोड़ों बार ये चेंज हो चुका होता है। ये समझ में आ गया सबको? इसका मतलब ये स्ट्रक्चर हम हाइपोथेटिकली इमेजिनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये सही स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि वो तो करोड़ों बार बदल रहा है। पर भाई दिखाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। चलती हुई गाड़ी अगर आपको दिखानी हो, ठीक है, कि मैं जब तक यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ कि यहाँ गाड़ी चल रही है, ये 4 टायर हैं गाड़ी के, तब तक गाड़ी यहाँ पहुंच गई, अब यहाँ से आगे पहुंच गई, तो मैं क्या करूं? मैं ऐसे दिखाता हूँ कि इसको ब्लर करके ऐसे ऐसे डॉट 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 करके दिखा देते हैं कि ये गाड़ी चल रही है, और अभी कहाँ है? तो अभी अगर मैं कहूँ कि ये बस स्टैंड आ गया है, ये दिल्ली का बस स्टैंड है, यहाँ पर ये हरियाणा का बस स्टैंड है, तो ये इस तरह से इन दोनों के बीच में कहीं लाई कर रही है गाड़ी, है ना? ऐसा कुछ करके हम इसको शो कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हम शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डबल बॉन्ड रोटेशन में दिखाए जा रहे हैं, ये एक्चुअल में सही नहीं है, बट इनसे हमें जानकारी मिलती है कि एक्चुअल में सिस्टम में हो क्या रहा है, कि वो इतना फास्ट हो रहा है कि हम उसको ऐसे दिखाएं, वो गलत है तरीका। तो इस तरीके को बोलते हैं हाइपोथेटिकली, इमेजिनरी, सोचा हुआ, कि बस दिमाग में होता है, असलियत में ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता। तो स्ट्रक्चर तो नीचे वाला असलियत में सही होगा। तो नीचे वाले स्ट्रक्चर को एक्चुअल में कैसे दिखाते हैं? तो देखिए जरा, मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे शो कर सकता हूँ, कार्बन 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 कार्बन, तो इन सब के बीच में यहाँ डॉट लगाकर डबल बॉन्ड को शो कर सकता हूँ कि डबल बॉन्ड इन सब के बीच में घूम रहा है, और इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड, यस बेटा, ये सबको समझ में आया? एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और बाकी के सारे स्ट्रक्चर जो होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं। बट रेजोनेंस हाइब्रिड कभी काम नहीं आता, कहीं काम नहीं आता, इसका कोई यूज नहीं है, बट सच में ये होता है, इसलिए इसे याद रखो। ऊपर वाले ऊपर वाले केसेस में असली स्ट्रक्चर वही है, सॉरी, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर वही है, लेकिन असलियत में यूज वही होते हैं। यूज उनको ही करना है, बट रेजोनेंस हाइब्रिड सिर्फ बताने के लिए, दिखाने के लिए, ठीक है, दैट्स इट। तो क्योंकि उनके बिना अपना काम नहीं चलेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है हमें तो लोकेशन बतानी पड़ेगी। आप ऐसे इमेजिनरी थोड़ा बता दो कहीं पे भी हो सकता है, वो कहीं पे भी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में कहाँ घूम रहा है तो वो हमें जब हम मैकेनिज्म करेंगे उसमें बहुत काम आएगा। तो इसी को बोलते हैं भाई डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देखिए, डीलोकेलाइजेशन ऑफ लोन पेयर, डीलोकेलाइजेशन ऑफ लोन पेयर एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर हो सकते हैं नेगेटिव चार्ज वाले, या पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इनके बीच में डिलोकेलेशन हो सकती है, या फिर अकेला पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में डिलोकेलेशन हो सकती है, दोनों। इसको बोलते हैं अभी रेजोनेंस इफेक्ट। अब डीलोकेलाइजेशन का मतलब आपको पता है, अपनी लोकेलिटी बदलते हैं। इसके लिए एक और वर्ड है, ये कंजुगेशन में। अब ये कंडीशन क्या है भाई डीलोकेलाइजेशन के लिए? कंडीशन सोचिए, तो डीलोकेशन की कंडीशन क्या होनी चाहिए? कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का अल्टरनेशन होना चाहिए कार्बन की चेन में। यानी कि अल्टरनेशन का मतलब डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, लगातार एक छोड़ के एक डबल मिलेगा, फिर नेक्स्ट सिंगल मिलेगा, फिर डबल मिलेगा, फिर सिंगल मिलेगा, और इस तरह से ये चलता रहता है। यस गाइस, किसी को डाउट है इस बात में? No, इसको sir. बोलते हैं इसको बोलते हैं अल्टरनेशन, यानी एक छोड़कर एक दूसरी चीज। इसी को बोलते हैं कंजुगेशन। कंजुगेशन का मतलब एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, ये एक दूसरे से कोई लिंक होना चाहिए, कंजुगेशन। यस अंकित बेटा, कंजुगेशन, एक दूसरे से इनके बीच में लिंक भी हो। उस अल्टरनेशन या कंजुगेशन एक ही चीज है। और अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर अल्टरनेशन या कंजुगेशन में डबल और सिंगल बॉन्ड हैं, तो उसमें रेजोनेंस पक्का मिलेगी। अगर दो
सिंगल बॉन्ड आगे लगातार, तो ऐसे करके 2 लगातार सिंगल बॉन्ड आ गए, इसके बाद इधर डबल बॉन्ड है और इधर डबल बॉन्ड है। ये कंजुगेशन नहीं है, ये सेपरेशन है, ये आइसोलेटेड है, अलग है ये, क्योंकि 2 बीच में सिंगल बॉन्ड आ गए। अब कार्बन ऐसा नहीं कर सकता, अब कार्बन रोटेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसका पी ऑर्बिटल नहीं है, पी ऑर्बिटल की जगह सीधे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उसके पास, है ना। वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन हो गया, sp2 चाहिए हमें कम से कम, sp2 या sp कार्बन। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन की छोड़ो, खैर उसको याद करने की जरूरत भी नहीं है। अगर बीच में गैप आ गया सिंगल बॉन्ड्स का, दैट्स मीन कंजुगेशन खत्म, अल्टरनेशन खत्म, तो रेजोनेंस भी नहीं होगा। रेजोनेंस डिपेंड करता है गैप के बीच में, गैप होना ही चाहिए। लगातार डबल बॉन्ड हो तब भी रेजोनेंस नहीं होगा। और रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, जैसे बच्चों को झूला झूलाते हैं तो झूला आगे पीछे जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन आगे पीछे जा रहे हैं, समझ रहे हो, आगे पीछे लगातार इलेक्ट्रॉन्स मूव करे जा रहे हैं, इसी को बोलते हैं रेजोनेंस। तो इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलेंगे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर, इनकी डीलोकलाइजेशन होती है, बस इतनी सी बात है। क्लियर, अभी डीलोकलाइजेशन की डेफिनेशन सबको समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए, ये वाला एग्जाम्पल ये रहा, ये आपके सामने है, ठीक है। तो ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये बॉन्ड इस कार्बन पर आ जाएगा, तो इस कार्बन पे नेगेटिव हो जाएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव हो जाएगा, जब बाद में आप इसे नोट डाउन करेंगे, ठीक है। दैट्स इट। तो आपको याद रखने हैं वर्ड, कंजुगेशन, अल्टरनेशन, डीलोकलाइजेशन, ये तीनों वर्ड याद होने चाहिए। डीलोकलाइजेशन का मतलब ही रेजोनेंस इफेक्ट होता है, और वो कब होगा, जब वो कंजुगेशन या अल्टरनेशन में होंगे। यस गाइस, सबको समझ में आ गया ये? Yes, sir. ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट ये एग्जांपल दिखा रखा है, साफ साफ एग्जांपल है, आपके नोट्स के अंदर ही आपको मिल जाएगा, है ना। कार्बन कार्बन में यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, बीच में देखिए सिंगल बॉन्ड आ रहा है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो कितने भी आप बना सकते हैं, अनलिमिटेड बना सकते हैं, तो इसी को अल्टरनेशन, अल्टरनेट या कंजुगेशन बोलते हैं। और ये कैसे चलेगा फिर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड देखिए, यहाँ ये एरो इधर जा रहा है, ये वाला फिर डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड इस तरफ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो यानी कि अगर इनको सबको शिफ्ट करेंगे तो इस कार्बन पे नेगेटिव और इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा। सेकंड डायग्राम इससे ये बनेगा, ठीक है। अब इसी को अगर ये नेगेटिव चार्ज वापस यहाँ बॉन्ड बना ले, तो ये डबल बॉन्ड इस तरफ खिसक हो जाएगा, ये नेक्स्ट वाला डबल बॉन्ड इधर खिसक जाएगा, तो इस ये फिर से पहले वाला डायग्राम बन जाएगा। तो इस तरह से ये आपस में 2 डायग्राम बनाते हैं, इसका मतलब इसके 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हैं। जितने ऐसे डायग्राम बने हम आगे करेंगे तो उसमें आपको नजर आएगा, 3 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो वो मॉलिक्यूल अलग होगा, सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल अलग होगा। तो यहाँ आपको एग्जाम्पल अच्छे से याद करना कि कौन सा एग्जाम्पल में कौन सा डायग्राम बन रहा है, ठीक है। नंदिनी को स्क्रीन शो नहीं हो रहा, हाँ बेटा रीज्वाइन कर लो आप, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रिफ्रेश कर लो मीटिंग को, रीज्वाइन हो जाएगी अपने आप, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, एक्सटेंडेड कंजुगेशन। अब देखो मिनिमम कंजुगेशन कितने कार्बन के बीच में हो सकती है, मिनिमम, तो मिनिमम होगी भाई कम से कम 4 कार्बन होने चाहिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो डबल सिंगल डबल, कम से कम एक बार तो डबल बॉन्ड आए ही आए, है ना। एक बार डबल बॉन्ड रिपीटेड में आए तो कम से कम 4 कार्बन से कंजुगेशन बन सकती है, ठीक है। 4 कार्बन से आसानी से बन सकती है, इसके अलावा भी कुछ होंगे उसमें, उससे भी बन सकती है, बट 4 से तो कम से कम बन ही सकती है, तो 4 कार्बन का तो सीधा सीधा रोल है। एक्सटेंडेड कंजुगेशन का मतलब 4 से ज्यादा अगर कार्बन हो, यानी 2 डबल बॉन्ड से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, तो एक्सटेंडेड कंजुगेशन कहलाती है, जैसा कि मैंने नीचे एग्जांपल दिखा रखा है। एक्सटेंड हो गई कंजुगेशन, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में सिंगल है, फिर इन दोनों के बीच में डबल है, फिर इन दोनों के बीच में सिंगल है, फिर इन दोनों के बीच में डबल है, तो सिंगल डबल डबल, यानी कि कंजुगेशन एक्सटेंड हो गई। यहाँ तक नॉर्मल कंजुगेशन थी, यहाँ से आगे मैंने एक और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जोड़ दिया, तो ये एक्सटेंड हो गई, बढ़ गई। एक्सटेंड का मतलब इंक्रीज करना। क्लियर है भाई ये बात सबको, मोर द 2 पाई बॉन्ड और लोन पेयर और नेगेटिव Yes, sir. चार्जेस, है ना, तो वो ज्यादा डायरेक्टली सीधा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्रॉस कंजुगेशन। क्रॉस का मतलब क्या होगा, सिंपल, जैसे वो कांटा लगाते हैं टीचर्स, है ना, क्रॉस बन जाता है, तो वही क्रॉस कंजुगेशन होता है। तो क्रॉस कंजुगेशन के अंदर देखिए अब क्या आने वाला है। क्रॉस कंजुगेशन में नॉर्मल कंजुगेशन तो है ही है, जैसे नीचे एग्जांपल दे रखा है, आपको एग्जांपल याद करने हैं, ये बना बना के देखने हैं, ऑर्गेनिक अगर नहीं बनाओगे कभी नहीं समझ में आएगी। बेसिक लेक्चर चल रहे हैं, बहुत रॉ मटेरियल, बहुत बेसिक वाला काम करवाया जा रहा है,
और इसके बिना ऑर्गेनिक से आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो अच्छे से इनको याद करना ही है, आपको बना बना के देखना है, प्रैक्टिस करनी है, याद रख लेना। क्रॉस कंजुगेशन देखिए अब कैसे होती है। तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड आ गया, फिर डबल आ गया, ये तो होगी सिंपल कंजुगेशन, सीधी स्ट्रेट लाइन में ये वाली कंजुगेशन। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा सबको। अब देखिए एक और कंजुगेशन बन रही है, कौन सी? ये डबल बॉन्ड है, फिर ये सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, ये वाली कंजुगेशन। यस, ये सबको दिखाई दी, डबल सिंगल डबल, ये भी तो कंजुगेशन में है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको कंजुगेशन क्लोज कहेंगे। आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन सीधा देखिए कि एक लाइन बन रही है कंजुगेशन में, ठीक है, तो देखिए इसको सिंपल, वैसे तो उस चीज को याद रखने की जरूरत नहीं कि सब्स्टिट्यूएंट लगेगा या कुछ और लगेगा, लेकिन सीधी सी बात है कि ब्रांचिंग आ जाएगी कंजुगेशन में, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। याद रखने के लिए कह सकते हैं कि उसमें ब्रांचिंग जरूर मिलेगी। लेकिन इसको देखने का तरीका क्या है, वो आपको जरूर ध्यान से करना है कि इसको कैसे चेक करें कि ब्रांचिंग आ रही है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो बताता हूँ आपको मैं, देखिए ये हम पहले डबल बॉन्ड आया, ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, फिर नेक्स्ट वाले कार्बन के बीच में ये सिंगल बॉन्ड आ गया, फिर नेक्स्ट वाले में फिर से डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल। तो यानी ये सीधी सीधी मेरे को कंजुगेशन दिखाई दे रही है, डबल सिंगल डबल वाली, है ना। तो ये है डबल वाली, ये सिंगल वाली, फिर डबल वाली। तो अगर मैं इससे ऊपर की तरफ जाता, यहाँ से मैं ये ऊपर की तरफ, डबल सिंगल फिर से सिंगल आ रहा है, कंजुगेशन टूट गई। यस, ये समझ में आ गया। तो यहाँ तो कंजुगेशन पॉसिबल नहीं है, ये तो टूट गई, इस लाइन के लिए तो पॉसिबल है ही नहीं, तो ये समझ लीजिए है ही नहीं। क्योंकि अगर मैं इस डायरेक्शन से ऐसे चलता हूँ तो मेरे को डबल सिंगल डबल की एक कंजुगेशन मिल जाती है। अब बात आती है दूसरी कंजुगेशन की, अगर इस डायरेक्शन से चलता हूँ तो डबल सिंगल डबल बिल्कुल मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ से भी सही हो रहा है। लेकिन डबल सिंगल के बाद देखो, डबल के बाद में इन इन दोनों कार्बन के बीच में डबल था, इसके बाद अगर मैं ऊपर वाले कार्बन के को ले लेता हूँ तो ये सिंगल हो गया, फिर नेक्स्ट वाला कार्बन लेता हूँ फिर से डबल हो गया, तो डबल सिंगल डबल मेरे को एक और लाइन मिल रही है, एक और अलग लेवल की लाइन मिल रही है, ठीक है। इस तरह से एक और अलग लेवल की मेरे पास लाइन आ गई, डबल सिंगल डबल, तो यानी कि कंजुगेशन की एक और लाइन है। और इन दोनों लाइनों के बीच में जो सबसे नीचे वाला राइट हैंड में जो कार्बन है, ये वाला कार्बन कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, और सिर्फ ये वाला नहीं, ये वाला कार्बन भी कॉमन है, ये दोनों कार्बन जो है ये दोनों कंजुगेशंस में कॉमन है। आप इस तरफ से ऊपर जा सकते ओके हैं, सर। है ना, और इस तरफ से इस तरफ भी आ सकते हैं, तो दोनों में कॉमन है दो कार्बन, ठीक है। वो कितने भी कॉमन हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दो से ज्यादा भी कॉमन हो सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है। बट दो अलग अलग लाइनें मिल रही हैं जो एक कुछ ना कुछ उसमें कॉमन है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस कंजुगेशन, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, एक्सटेंडेड एंड क्रॉस कंजुगेशन किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, एग्जांपल है एक 1,3 ब्यूटाडाइन का, ये नॉर्मल एग्जांपल है, इसमें कुछ खास नहीं है, वही जो 4 कार्बन वाला मैं आपको दे चुका हूं। तो ये क्या होगा, ये कार्बन इधर जाएगा डबल बॉन्ड, और नेक्स्ट डबल बॉन्ड इधर जाएगा, तो इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और उस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या हमेशा डबल बॉन्ड इसी तरफ जाएगा, क्या उसकी डायरेक्शन स्पेसिफिक होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम क्या कर सकते हैं, इधर वाले डबल बॉन्ड को इस तरफ लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर भी, और इस डबल बॉन्ड को भी इधर लेके आ सकते हैं। तो इस तरह से, यानी पॉजिटिव इधर हो सकता है, नेगेटिव इधर हो सकता है, ऊपर वाले की कंडीशन का जस्ट रिवर्स है, किसी भी डायरेक्शन में आप इसको चला सकते हैं, रेजोनेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, हर डायरेक्शन में ये चल सकता है, लेफ्ट और राइट, राइट और लेफ्ट। सर आई रीजॉइन 2 times बट स्टिल स्क्रीन इज नॉट विजिबल, स्क्रीन आपको अब भी विजिबल नहीं है, व्हाट वी कैन डू बेटा इसके लिए? ट्रिपल बॉन्ड होगा, हाँ तो भी बेटा, गायत्री बेटा ट्रिपल बॉन्ड में भी क्या बोलते हैं इसको, वो हो सकती है, क्योंकि हमें तो पाई बॉन्ड चाहिए, सीधी सी बात, ट्रिपल बॉन्ड में तो दो दो पाई बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में भी रेजोनेंस चल सकता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, और रेजोनेंस का फायदा, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। नंदनी को भाई स्क्रीन शो नहीं हो रही है बेटा, नंदनी बेटा आप ऐसे करो, क्या कर सकते हैं ट्रबल शूटिंग के लिए, रिफ्रेश आप कर चुके हो है ना, अपना अपना इंटरनेट का वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, एरोप्लेन मोड, एरोप्लेन मोड ऑन करो, ठीक है, फिर ऑफ करो, और फिर आपकी मीटिंग फिर से रीजॉइन हो जाएगी, और ये वाला स्टेप ट्राई करके देखो, आई थिंक उसके बाद आ जाएगा, ठीक है। एरोप्लेन मोड को ऑन ऑफ करके देखो, फिर डेफिनेटली शायद रीजॉइन हो जाओगे दोबारा से, तो फिर आ जाएगा, मुझे लगता है ऐसा, और कभी ये इंटरनेट इशू हो सकता है, और कोई इशू नहीं होता बेटा, ठीक है। या फिर डिवाइस बदल लो, अगर आपके पास दूसरा फोन है, पापा का, मम्मी का, आ गया, ओके गुड, दैट्स बेटर बेटर, ठीक है,
फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। वरना डिवाइस बदलने से भी कई बार ऐसा हो जाता है। ये इंटरनेट में कई तरह की अपने लेवल की प्रॉब्लम्स होती हैं भाई, ठीक है, वो हम नहीं समझ सकते हैं, बट नेट की प्रॉब्लम्स तो अलग ही है। तो नेक्स्ट देखिए, अब हम अलग अलग टाइप के कंजुगेशंस को देखेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ है पाई बॉन्ड और वैकेंट ऑर्बिटल के बीच में, ये भी हो सकती है कंजुगेशन, पाई बॉन्ड और वैकेंट ऑर्बिटल। तो वैकेंट ऑर्बिटल मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल तभी होगा कार्बन का। तो बाकी बाकी सब हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इसके साथ। यहाँ इस तरह से 2 हाइड्रोजन होंगे, है ना, और ये 2 हाइड्रोजन होने वाले हैं इस तरह से, और ये कार्बन है, ये CH2 वाला, ये कार्बन है, ये CH है, ये ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ये है आपका एक्चुअल में चेन कार्बन की। तो ऊपर जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन इसका उड़ गया, हाइड्रोजन अपने साथ इलेक्ट्रॉन भी ले गया, नेगेटिव हाइड्रोजन उड़ गया। तो इसको जब देखते हैं कि ये क्या है, नेक्स्ट ये वाले डायग्राम पे, अब तो यहाँ देखिए ध्यान से, वही चीज मैंने बना रखी है, कुछ अलग नहीं किया। एक वैकेंट ऑर्बिटल दिखाया, CH2 दिखाया उसको, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, 3 बॉन्ड बने हुए हैं उसके, 1 2 3, पहला दूसरा और तीसरा कार्बन शो है यहाँ पर, आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, है ना। तो ये डबल बॉन्ड जब इधर जाएगा, ये वाला बॉन्ड जब इस तरफ आएगा, तो कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, कार्बन का पॉजिटिव चला जाएगा, इस कार्बन वाला ये वाला इलेक्ट्रॉन तो यहीं रहेगा, ये तो कहीं नहीं जाने वाला, है ना। ये इलेक्ट्रॉन यही इसी कार्बन के पास रहेगा, बस वो अपनी थोड़ा सा डायरेक्शन बदलेगा। हमें यहाँ लग रहा है कि वो डायरेक्शन बदल रहा है, असलियत में तो वो डायरेक्शन भी नहीं बदलता है। जैसे CH2, और अगर मैं यहाँ कार्बन दिखा रहा हूँ और इसका H मैं नीचे की तरफ लगा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ डबल बॉन्ड था दोनों के बीच में ऐसे, और ये था C, और इसके साथ 2 H लगे हुए हैं, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो देखिए क्या हुआ, ये पूरा बॉन्ड जब यहाँ खिसकेगा तो होता क्या है, CH2 सिंगल बॉन्ड, ये CH है, ये यहाँ डबल बॉन्ड बन गया और CH2 यहाँ लग गया, और इसका पॉजिटिव चला गया। तो हुआ क्या, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन चला गया, ये बन गया पॉजिटिव, और इस कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन तो इसी के पास है ना, पहले इधर था, पहले ये यहाँ था, अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये एक्चुअल में तो उसी कार्बन के पास है, लेकिन इस कार्बन पर एक्स्ट्रा आ गया, तो इसका पॉजिटिव जाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ गया है जो इसके पास था, और इस तरह से इसके बीच में पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। यस गाइस, समझ में आ गया सबको, Yes, sir. है ना। तो बस यही होता है एक्चुअल में रेजोनेंस के अंदर। आपको इलेक्ट्रॉन्स का हिसाब बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो हम इसको सिंपल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखो सिंपल भी बना रखा है मैंने, CH2 CH पॉजिटिव, तो सीधा सीधा डबल बॉन्ड डायरेक्टली शिफ्ट कर दिया, तो ये पॉजिटिव इसका चला जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, नीचे वाले डायग्राम में यहाँ पॉजिटिव आ गया, और यहाँ ये डबल बॉन्ड बन गया। नेक्स्ट क्या होता है, इसका उल्टा भी तो होगा ना, ये डबल बॉन्ड इस तरफ आ जाए, तो इसका पॉजिटिव चला जाएगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, ये एक दूसरे का रिवर्स। ये तो है नॉर्मल वाले डायग्राम्स, ठीक है। और नीचे वाले जो है ये ऑर्बिटल को दिखा रहे हैं, ऑर्बिटल्स, है ना, कौन सा ऑर्बिटल पॉजिटिव बन जाएगा, तो वैकेंट ऑर्बिटल। सीधी सी बात है, एक ऑर्बिटल चेंज कर दिया हमने, बाकी सब कुछ सेम रखा है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, दैट्स इट। यस, क्लियर है गाइज, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा, सबको क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहले क्या था भाई, पाई बॉन्ड और वैकेंट ऑर्बिटल खाली, अब क्या है, पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब खाली नहीं है वो, तो वो कैसा होगा, देखिए उसके अंदर क्या आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, और इसके पास 2 हाइड्रोजन्स हैं डेफिनेटली, और एक लोन पेयर, तीसरी हाइड्रोजन होनी चाहिए थी, 4 बॉन्ड होते हैं ना टोटल, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन खुद का पड़ा है खाली इलेक्ट्रॉन, और एक उसने हाइड्रोजन से ले लिया, हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन अलग हो गया, तो नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, नेगेटिव चार्ज। ये था हमारा डायग्राम। अब ये डायग्राम क्या रेजोनेंस कर सकता है, बिल्कुल, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड बनाएगा सिंगल बॉन्ड के साथ, तो जिससे इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, यहाँ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये ऐसा नहीं होने देगा। तो क्या होगा, नेक्स्ट वाला डबल बॉन्ड ये तोड़ के इसको कहेगा तू थोड़ी देर के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन खुद रख, तो ये आ जाएगा CH2। यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ गए, फुल्ली हेडेड एरो होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इस पे आ गया नेगेटिव, ये सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। और फर्दर क्या ये वापस रिवर्ट होगा, यस ये वापस भी जाएगा, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो ऊपर वाली सिचुएशन फिर से आ जाएगी। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के अंदर रोटेट होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे, और इसी को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। वैकेंट ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकता है, नेगेटिव चार्ज भी पार्टिसिपेट कर सकता है,
ठीक है, तो इस तरह से ये चेंज होता रहेगा। सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि एक के कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे? जितने बना सकते हो बनाइए, जितने पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन जहां रोटेट हो सकते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का रोटेशन सीखना है आपको। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अपने आप बन जाएंगे जब आप बनाने बैठेंगे। यहां जैसे मुझे पता है कि एक में दो ही बनेंगे, कैसे दो बनेंगे? ऑब्वियस है, देखिए दो ही सिचुएशंस पॉसिबल है। ठीक है, कौन कौन सी सिचुएशंस पॉसिबल है? एक तो ये रही आपके सामने, ये नेगेटिव आयन है और ये डबल बॉन्ड है, तो इसको आप और कहाँ रोटेट करवा सकते हो? ये बॉन्ड यहाँ आ सकता है, ये यहाँ चला जाएगा, बस इतना ही तो होगा, इसके अलावा और कुछ होगा ही नहीं। तो अगर सिर्फ इतना ही होने वाला है तो डेफिनेटली ये क्या है, ये पार्ट ऑफ द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर सिर्फ एक और बनाएगा बस। तीन कौन बनाएगा वो भी बताऊंगा, चार या पांच कौन बनाएगा वो भी बताएंगे, वो आगे आएगा। तो इसलिए आपको सारे स्ट्रक्चर एक बार सारे स्ट्रक्चर याद करने पड़ेंगे। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप मॉलिक्यूल को देखकर और बता दोगे। मॉलिक्यूल को देखकर इलेक्ट्रॉन घुमाना सिखाया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के आने की। वहां वहां इलेक्ट्रॉन्स आपको समझ में आ गए कि यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, फिर आप खुद कर लोगे। अल्कोहलिक ग्रुप वो भी करेंगे बेटा, वो डायग्राम आएगा आगे, अल्कोहलिक ग्रुप भी आएगा, OH भी आएगा, वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, वो सारे करेंगे, लेकिन जितना करवाया जा रहा है ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये याद होगा फिर आपके ये क्वेश्चंस उठेंगे ही नहीं, ये याद होगा तो। ठीक है, तो देखिए, तो अब आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। तो ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इस तरह से चलेगा इनका, ये दोनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर विद ऑर्बिटल डायग्राम दिखा रखे हैं। एक रेजोनेंस हाइब्रिड, यहाँ पर हाइब्रिड भी दिखा रखा है मैंने कि ये डबल बॉन्ड दोनों कार्बन में होता है ना, आधा आधा। तो मैं बोल सकता हूँ 1.5 डबल बॉन्ड है इसमें, इसमें भी 1.5 बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है। 1.5 बॉन्ड है ये, 1.5 बॉन्ड है ये, इसको डबल बॉन्ड नहीं बोलेंगे हम। ठीक है, क्यों 1.5? क्योंकि डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं है। डबल बॉन्ड कभी इधर आता है कभी इधर चला जाता है, लेफ्ट टू राइट ये डबल बॉन्ड घूमता रहता है, रोटेट होता रहता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स रोटेट होते रहते हैं, तो इसलिए हम इसको 1.5 बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, दैट इज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी में। पाई बॉन्ड और लोन पेयर कंजुगेशन कर सकते हैं क्या? जो अभी आपने पूछा था अल्कोहलिक ग्रुप हो तो। ठीक है गायत्री बेटा, जो आपने अल्कोहलिक ग्रुप के लिए पूछा था, ये अल्कोहलिक ग्रुप आ गया देखो सामने, बिल्कुल सिंपल है ये। तो लोन पेयर जो है वो भी अपना लोन पेयर डोनेट कर दे और इधर से पाई बॉन्ड जो है वो नेक्स्ट कार्बन के ऊपर रोटेट हो जाएगा, नेक्स्ट कार्बन के ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से इस पे बनेगा नेगेटिव और इस पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव हो जाएगा, कार्बन पे नेगेटिव हो जाएगा, और ये भी रेजोनेंस रोटेट करता है, यानी ये वापस फिर से अपनी कंडीशन भी बनाएगा। तो ये भी पॉसिबल है, ये सभी एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल है। याद रखना, यहाँ देखने में लगेगा ऐसे कैसे ऑक्सीजन डोनेट कर देगा, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो अपना लोन पेयर डोनेट नहीं करता होता, आसानी से तो नहीं करता। बट मैंने आपको बताया इनके ऑर्बिटल्स जो है आपस में शेयर्ड होते हैं, ऑलरेडी ऑलरेडी शेयर्ड होते हैं, शेयरिंग में है, और इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो होता क्या है असलियत में कि ये देखिए, अगर मैं आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर बना के दिखाऊं कि ये कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है। ठीक है, था क्या, ये ऑक्सीजन था साथ में, ये साथ में ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, तो इसका जो ऑर्बिटल है और इसका जो ऑर्बिटल है, इन दोनों के ऑर्बिटल थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसको, है ना, ये ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं ऑर्बिटल, ऑलरेडी शेयर्ड है। ऑक्सीजन के लोन पेयर वाले ऑर्बिटल इनके साथ शेयरिंग में होते हैं। ऑक्सीजन के पास यहाँ दो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, इसके पास एक है, इसके पास एक है, इन दोनों ने एक एक ने क्या किया, शेयर कर लिया। अब ये ध्यान देने वाली बात है, शेयर कर लिया, ये शेयरिंग मतलब यहाँ से मैं दीवार तोड़ रहा हूँ, ये आपस में ऑर्बिटल एक हो गए इनके। ठीक है, यहाँ से भी, तो ऊपर और नीचे ये ऑर्बिटल तो एक ही माना जाएगा ना, दोनों का एक एक ऑर्बिटल है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं ये नीचे भी घूम सकते हैं, ऊपर भी घूम सकते हैं। ठीक है, ये अपना प्लेन चेंज करते रहते हैं ऊपर नीचे। अब क्योंकि ये भी शेयरिंग है, ये भी देखिए, तो यहाँ क्या होने वाला है, अगर मैं इसको भी यहाँ से तोड़ दूं तो ऑक्सीजन वैसे तो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ठीक है, कोई छीनने आएगा तो नहीं देगा, बट रूम में घूमते घूमते ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन भी यहाँ घूम रहे हैं, ऑक्सीजन बहुत स्ट्रांगली इनको अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को यूं समझिए कि ये इनके बच्चे हैं। ठीक है, दो तीन पड़ोसी हैं, तीन पड़ोसी हैं, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बहुत स्ट्रांग पड़ोसी है, वो स्ट्रिक्ट पड़ोसी है, अपने बच्चों को दूसरों के पास नहीं जाने देता। दूसरों के बच्चे उसके घर खेल सकते हैं, उसे विश्वास है कि वो अच्छे से रखेगा दूसरे के बच्चों को, लेकिन खुद के बच्चे को दूसरे घर में नहीं जाने देता, उसे दूसरों पे विश्वास नहीं है। दूसरे अगर उनके घर बच्चे भेजना चाहे तो उसको उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसके बच्चों को भी रख सकता है, ऐसा समझ लीजिए। तो होगा क्या, तो ऑक्सीजन क्या करेगी भाई, ऑक्सीजन जो है वो अगर इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन आना चाहे तो ये ले सकती है, ये डबल बॉन्ड बना सकती है, लेकिन तब जब इसके पास खाली रूम हो।
ठीक है, तो वो जब पॉसिबल होता है तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को छीन भी लेती है, दूसरों के इलेक्ट्रॉन भी छीन लेती है। लेकिन अगर नहीं है तो इसके पास पूरे पूरे इसके बच्चे आराम से खेल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और लोन पेयर पड़ा उसका, लेकिन वो लोन पेयर की ओरिएंटेशन कहाँ है, ये देखिए यहाँ पर है, यहाँ है, तो ये तो शेयर्ड नहीं है। ये वाला लोन पेयर जो है ऑक्सीजन पे 2 होते हैं, ये वाला लोन पेयर शेयर्ड नहीं है, लेकिन मतलब उसका ऑर्बिटल शेयर में नहीं आएगा, लेकिन ये शेयर है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भेज सकती है इस ऑर्बिटल के पास, तो इसके पास भेजेगी, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब इकट्ठे हो गए। तो होगा क्या, अब देखिएगा जरा ध्यान से, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होने का मतलब है कि इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन गायब हो गया यहाँ से, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। तो इन दोनों के बीच में, ये जो पहले इन दोनों के बीच में शेयरिंग थी, इन दोनों के बीच में वो शेयरिंग नहीं रहेगी, अब ये इलेक्ट्रॉन बेचारा अकेला रहेगा, है ना। तो ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज कार्बन क्या कर सकता है, ये कह सकता है चल यार तू मेरा इलेक्ट्रॉन तू रख ले, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन तो मान नहीं रहा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो इसका मतलब यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। तो अभी क्या हुआ, तो इस कार्बन पर नेगेटिव आ गया, इस कार्बन पर पॉजिटिव आ गया, ठीक है, ऑक्सीजन पर, सॉरी, ठीक है, ऑक्सीजन पर ऐसे पॉजिटिव आया था, बट ऑक्सीजन थोड़ी देर के लिए उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा, वापस छीन लेता है उसे, क्योंकि ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, वो पॉजिटिव चार्ज को बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए उस इलेक्ट्रॉन को वापस छीन लेता है, थोड़ी देर के लिए डोनेट करता है, फिर वापस छीन लेता है। और ये पहले से शेयर्ड है, ऐसा नहीं कि वो स्पेशली देने जाता है उसको, आजा भाई ठीक है तू अपने बच्चे मेरे को दे दे मैं खिलाता हूँ उसको, नहीं, बच्चे गली में खेल रहे हैं, थोड़ा दूर है ऑक्सीजन से, है ना, तो खेलते खेलते थोड़ा सा कार्बन की तरफ चले जाते हैं, रास्ता एक ही है, गली एक ही है, तो कार्बन कह रहा है ठीक है, ऑक्सीजन कहती है चलो खेलो खेलो मेरी नजरों में हो। जैसे ही थोड़ा सा ऑक्सीजन को होता है कि अरे नहीं नहीं ज्यादा दूर जा रहा, वापस छीन लेती है। ये होता है असलियत में, ये होता है। यस बेटा, क्लियर है नंदनी बेटा, ये समझ में आया होगा कि रेजोनेंस कैसे काम करता है, वो पहले से शेयर्ड होते हैं, बस हमें उन्हें याद रखने के लिए, उन्हें ऐसे वाले डायग्राम से तो बड़े आसानी से याद आ जाएंगे, वो समझ में भी आ जाएंगे, लेकिन ऐसे वाले डायग्राम से याद नहीं, समझने नहीं है हमें उन्हें, हम उनको ऐसे वाले डायग्राम की बजाय ऐसे वाले डायग्राम से याद रखना है हमें उन्हें, ये वाले, तो इसलिए ये याद रखने पड़ेंगे, ये समझने पड़ेंगे, उसके बाद में समझ में आएगा, ठीक है। तो इनको याद ही रखना पड़ेगा, याद रखने के बाद इनके ऑर्बिटल्स को भी बना बना के देखिए, हर जगह पे मैंने ऑर्बिटल बना रखे हैं, जिसका भी जो अप्रोप्रिएट है वो बना के उसको याद कीजिए, आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो भाई, अब ये यानी अब हम यहाँ देखो क्या दिखा रहे हैं, अब यहाँ पर सीन बदल जाता है, और इसलिए बच्चों को लगता है हमें कैसे पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा, घूमेगा कि नहीं घूमेगा, तो यहाँ सीन बदल जाता है, क्योंकि हम ऑर्बिटल नहीं दिखा सकते हैं, तो इसलिए सीन ही बदल गया, तो हमें लगता है ये ऐसे कैसे घूम रहा है भाई, ये अपनी मर्जी से ही सर जब चाहे इसको घुमा रहे हैं, लेकिन इसके बैकएंड की कहानी कुछ और है। यहाँ पर आपको ऐसा याद रखना पड़ेगा कि भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, क्यों, क्योंकि उसके ऑर्बिटल शेयर्ड होते हैं, तो इसके ऑर्बिटल यानी ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल ये आपस में शेयरिंग में है, तो इसके ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकते हैं, ये वाले यहाँ जाएंगे, तो जो पहले से यहाँ ये जो शेयर्ड है पहले से, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन दूर दूर हट जाएंगे, है ना, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इससे दूर हट जाते हैं, तो इस तरह से इसका वर्किंग होती है। तो ये ऑक्सीजन जब भी लोन पे डोनेट करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर वापस आ जाएगा, फिर इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। तो आपको लगता है कि ये नेगेटिव, हमें सबसे पहले दिमाग में आता है नेगेटिव, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हम हमेशा यही सीखेंगे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उस पे पॉजिटिव स्टेबल नहीं होता है। अरे ये मोमेंट ऑफ टाइम पे होता है, कितना, एक सेकंड का करोड़ों करोड़वां हिस्से के लिए थोड़ी देर के लिए उधर गया, फिर उसी टाइम वापस आ गया, उसी टाइम फिर से गया, फिर से वापस आया, तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के पास में हमेशा इलेक्ट्रॉन रहता है, ऐसा नहीं कि इसका चला जाता है, बट हम मानते हैं कि स्लाइटली पॉजिटिव आ जाता है, जिससे ऑक्सीजन को थोड़ा सा आंखें खुल जाती है, ऑक्सीजन अरे मेरा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ऐसा फील होता है ऑक्सीजन को, तो इसलिए बस इतनी सी फीलिंग है, और कुछ नहीं है इसमें कहानी, ठीक है। चलिए, तो ये इलेक्ट्रॉन समझ में आया होगा, लोन पेयर भी कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सभी जो डायग्राम बने हुए हैं सभी के सभी आपको याद करने हैं रेफरेंस के तौर पर, फिर दूसरे रेजोनेंस जब करेंगे तो आपको सारे समझ में आएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट, पाई बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है फ्री रेडिकल, कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी है, चौथा एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन खाली बचा हुआ है, वो किसी से बॉन्ड नहीं बना रहा है, उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल, ठीक है। वो अकेला है, कार्बन पे ना पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज। इसमें क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज होती है, अभी होमोलिटिक क्लीवेज क्या चीज होती है उसको भी देखेंगे, चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड था, ये फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल का मतलब कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी है, 3 वैलेंसियां पूरी कर दो, इस तरफ कार्बन जुड़ा हुआ है, और फोर्थ वैलेंसी पे एक इलेक्ट्रॉन खाली पड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन खाली है, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी खाली है।
ऐसे चीजों को बोलते हैं रेडिकल। रेडिकल मतलब जो उत्पाती हो, ये कहेगा मेरी 3 वैलेंसी पूरी होगी, अब चौथी तो मेरे को हर कीमत पे वैलेंसी कंप्लीट चाहिए। उत्पाती है ये। उत्पात मचाने वाले बच्चे होते हैं ना, शरारती, महाशरारती, शरारती भी नहीं, महाशरारती, कूट लो पीट लो, उनको शरारत करनी ही करनी है। ऐसे भी होते हैं बच्चे कुछ, है ना। आजकल आप लोग ऐसे नहीं देखते होंगे कि स्कूलों में पिटाई होती है, जब हम पढ़ते थे स्कूलों में पिटाई होती थी, है ना, मुर्गा बना के मारते थे, तो वैसे ही, तो वैसे बच्चे होते हैं। तो ये उत्पाती है। रेडिकल का मतलब ही उत्पाती होता है ना। तो फ्री रेडिकल, फ्री है, आजाद है ना, क्यों, अकेला है, तो इसलिए फ्री बोलते हैं। रेडिकल, रेडिकल की तरह काम करता है ये, तो उत्पात, उत्पात मचाता है। तो ये क्या करेगा, ये कहेगा मेरे को बॉन्ड बनाना है, कैसे बनाएगा, तो देखो फ्री रेडिकल भी क्या होता है भाई, इसका भी एक ऑर्बिटल होता है। अगर आप देखें तो ये देखिए, एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसका पी ऑर्बिटल में घूमेगा। हाइब्रिड अगर होगा, देखना याद रखना, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है उसकी शेप अलग होती है। ठीक है, हमने ये केमिकल बॉन्डिंग के अंदर किया था, हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप अलग है। यहाँ पी ऑर्बिटल की शेप ऐसी होगी। फ्री रेडिकल भी पी ऑर्बिटल में होता है, ठीक है, तो यहाँ फ्री रेडिकल है पी ऑर्बिटल के अंदर। अब क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है, मैं इसको काट रहा हूँ एक बार, ये नहीं है समझिए, ये डबल बॉन्ड का ऑर्बिटल बना रहा हूँ ताकि आपको ऑर्बिटल से समझ में आए। ये ऑर्बिटल बना दिए, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो ये ऑर्बिटल्स आपस में शेयर्ड है। शेयर्ड है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम सकते हैं, ऐसे नीचे भी घूम सकते हैं। ये अकेला पड़ा है, तो ये क्या करेगा, ये अप्रोच करेगा कार्बन को। किस कार्बन को, इस वाले कार्बन को, कि भाई तू मेरे साथ शेयर कर ले, ये ले, है तो पास पास ही ना, डिस्टेंस तो इसका भी उतना ही है, उसका भी उतना ही है, तो ये इसके साथ शेयर हो जाता है, इनके साथ में होगी शेयरिंग, तो ये रह गया अकेला। बस, बात बन गई। यही तो दिखाना था हमें। तो क्या होता है, अब हम उसको डिस्कस करेंगे, देखिए जरा क्या होता है। ये जो डबल बॉन्ड है, ये बीच में से टूट जाता है, एक बॉन्ड टूट गया इसका। होमोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं इसे। होमोलिटिक मतलब इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, इसका इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन बराबर बांट लिए, होमोलिटिक क्लीवेज। दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन बराबर बांट लिए। तो नीचे देखिए मैंने क्या कंडीशन दिखा रखी है, देखो ये इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास है, दोनों के इलेक्ट्रॉन अपने अपने पास है, कोई चार्ज नहीं किसी पे, क्योंकि दोनों ने बराबर इलेक्ट्रॉन बांटे हैं भाई, चार्ज नहीं आएगा। अब क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में शेयरिंग हो जाती है, यानी डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में बन गया, ये देखो बन गया। अब आपको लगेगा ये इलेक्ट्रॉन यहां से इतनी दूर से इतनी इसके पास कैसे आ गया, अरे ये इसी कार्बन पर है भाई, यही इसी कार्बन के ऊपर है, इसको यहाँ दिखा लो, यहाँ दिखा लो, यहाँ दिखा लो, नीचे कहीं भी दिखा लो, है तो इसी कार्बन पे। ऑर्बिटल तो इसका वही होगा, लेकिन एबीसी लिखने में ऑर्बिटल दिखाई देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ऑर्बिटल दिखाना, तो इसलिए वो उसी कार्बन के पास है। ऐसा मत समझो कि ये इधर से चल के इधर आया है, ऐसा कुछ नहीं होता। अपने ऑर्बिटल अभी देखे ना, तो ऑर्बिटल ऑलरेडी शेयर्ड होते हैं। क्लियर है, ये बात सबको समझ में आ गई ना। यस, यस सर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं फिर इसको। तो यानी कि ये दोनों, अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, तो ये बन गया फ्री रेडिकल, ये बन गया फ्री रेडिकल, बस। तो यही चीज शो कर रखी है, अब डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में बनेगा, ये बन गया फ्री रेडिकल। पहले उल्टा था, ठीक है, डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में था, अब फिर सेम वही प्रोसेस होने वाली है, ये आपस में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में बांट लेंगे, बांट लिए, ठीक है, तो ऊपर वाली कंडीशन फिर से आ जाएगी। अब इन दोनों के बीच में शेयरिंग हो जाए, तो ये डबल बॉन्ड बन गया और ये रह गया फ्री रेडिकल। इस तरह से ये आपस में चलते रहते हैं, और ये चीज दिखाई नहीं जाती क्योंकि ये साइमल्टेनियसली फ्रीक्वेंट प्रोसेस है, फ्रीक्वेंट, अचानक से हो जाती है, तो बीच वाली कंडीशन आती नहीं है। मैंने वहां लिख रखा ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए है ये वाली कंडीशन आप दिखाओगे नहीं एग्जाम में, ठीक है, दिखाना चाहो दिखा दो, कोई बात नहीं, पेपर में वैसे टीचर गलत नहीं करेगा, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग में ये बिल्कुल होनी चाहिए, हमेशा ऐसे ही रहनी चाहिए कि ऐसे असलियत में होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते हैं। और इसको बना बना के जब तक याद नहीं करोगे ना, सोचो मैं 5 ग्रुप है मेरे पास, हर ग्रुप को बना बना के दिखाता हूँ, एक ही लेक्चर 5 ग्रुप में लगता है, तो मेरी तो 5 बार रिवीजन होती है इसकी, 5 बार मैं इसको लिख के प्रैक्टिस करता हूँ। और आप लोगों को कहा जाए, आप कहेंगे सर हमें फिजिक्स और मैथ भी पढ़ना पड़ता है या बायो पढ़नी पड़ती है, बेशक आपको 2 और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। मान लिया मुझे एक ही सब्जेक्ट 5 बार पढ़ना पड़ता है, तो आप से तो मैं फिर भी 2 स्टेप आगे हूं ना, मैं 5 बार पढ़ रहा हूँ एक सब्जेक्ट को, मतलब एक सब्जेक्ट 5 बार पढ़ रहा हूँ, मतलब 5 सब्जेक्ट के बराबर तैयारी कर रहा हूँ, और आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट के बराबर तैयारी करनी है, तो मुझसे 2 तैयारी आपको कम करनी है एक्चुअल में, भले ही आपको 2 डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो इसका मतलब इसको अगर आप 5 बार तैयारी ना कर सके, 5 बार इसको रिपीट नहीं कर सकते हैं, पूरे लेक्चर को लिख कर नहीं देख सकते हैं 5 बार, मान लिया 2 बार तो लिखा जा सकता है,
एक बार अच्छे से याद कीजिए और देख देख के लिखिए और याद कीजिए, और दूसरी बार बिना देखे लिखिए। 2 बार वो कर लो, इतना तो हो ही सकता है ना? तो अगर इतना कर लेते हैं सिर्फ 2 बार, टाइम नहीं है, टाइम निकालना पड़ेगा बेटा। मैं मानता हूँ, आई एक्सेप्ट एवरीथिंग, ठीक है, ये मैं डिनाई नहीं कर रहा, इस बात को मना नहीं कर रहा कि आपके पास टाइम नहीं होता है। हुक और क्रुक कैसे भी करो, 2 साल अच्छे तरीके से हर रोज 1.5 घंटा एक सब्जेक्ट को दे दो। 1.5 घंटा एक सब्जेक्ट को। देखिए मेरी 3 मैक्सिमम 4 क्लासेस होती हैं पर डे। एक क्लास को लगभग 1.5 घंटा लगता है मुझे पढ़ाने के लिए। तो 4 क्लासेस का मतलब सोचो, 6 घंटे पढ़ाता हूँ लगातार हर रोज। आपको क्या करना है? आपको क्लास में सुनने के बाद, सिर्फ सुनने के बाद आपको 1.5 घंटा एक क्लास की तैयारी करनी है। एक क्लास की तैयारी 1.5 घंटा, दैट्स नॉट द मच मोर टाइम। सोच लेना, वरना 8 घंटे की जॉब भी तो करनी पड़ेगी। 6 घंटे पढ़ाने के बाद में हमें कुछ अपडेट करने पड़ते हैं, ठीक है, गूगल शीट्स का काम करते हैं हम, उसके ऊपर आपके नोट्स अपडेट करते हैं, लेक्चर को यूट्यूब के ऊपर जब वो ऑन हो जाता है तो उसको वहां से उठा के फिर आपको ड्राइव में डालते हैं ताकि आप लोग उसे देख सको। तो ये सारी चीजें भी होती हैं, हमें अपना रिकॉर्ड भी अपडेट करना होता है। फिर मीटिंग्स होती हैं टीचर्स की कि बच्चों को आगे क्या करवाना है, कैसे करवाना है, ठीक है। तो ये सब कुछ हम करते हैं। आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा बेटा, आपके पेरेंट्स भी 8 घंटे की जॉब करते हैं। तो अभी आप स्टूडेंट हैं, तो आपको जब जॉब मिलेगी तब आप भी 8 घंटे की जॉब करोगे। और उस 8 घंटे की जॉब के क्या आप 10,000 रुपए महीना कमाना चाहेंगे क्या? क्या 1 लाख रुपए कमाना चाहेंगे? चॉइस इज योर्स। अभी अगर मेहनत करेंगे तो आगे 1 लाख रुपए 8 घंटे के मिलेंगे। हम 8 घंटे लगभग काम करते हैं। और अगर अभी मेहनत नहीं करेंगे तो सेम कंपनी में नौकरी मिल जाएगी, लेकिन नौकरी क्या होगी? 10,000 वाली। क्लर्क की नौकरी करना चाहेंगे या ऑफिसर की नौकरी करना चाहेंगे? चॉइस इज योर्स। अभी मेहनत कर लेंगे तो आगे पैसे ज्यादा मिलेंगे, काम तो उतना ही करना पड़ेगा बट पैसे ज्यादा मिलेंगे। तो 8 घंटे समझिए। तो उसमें से भी मैं कहता हूँ कि ये जो स्कूल वूल जाते हैं आप लोग, स्कूल को आप टाइम पास मानिए। टाइम पास मतलब वहां जाते हैं, ठीक है, वहां जाके थोड़ा बहुत हंसी मजाक, थोड़ा बहुत टाइम पास किया, वापस आके अगर कोई भी बच्चा 4.5 घंटे खुद को देता है हर रोज, 1.5 घंटा एक सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से। मेरी क्लास में यहाँ सुनना होता है, देखना होता है, थोड़ा बहुत नोट करना होता है, मस्ती में बोलना नहीं पड़ेगा, इसमें स्ट्रेस नहीं बढ़ता, बोलने से स्ट्रेस बढ़ता है, पता है? ये याद रखना। तो सिर्फ आप लोग यहाँ लिखिए, देखिए और उसके बाद उसको याद करके दोबारा से लिख लीजिए, बस इतना काम करना। हर रोज जो बच्चा ये काम कर रहा है, उसके अलावा चाहे वो सारा दिन स्कूल में मस्ती मारता हो, कुछ भी करता हो, उसका काम कंप्लीट हो गया, दैट्स इट। तो उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है, याद रख लेना। स्कूल टाइम पास होता है लिटरली बेटा, आई नो दिस, ठीक है। तो ये मैं जानता हूँ वहाँ टाइम वेस्ट होता है, लेकिन वहाँ जाना भी जरूरी है। दोनों तरफ से आप लोग फंसे हुए हो, दोनों तरफ से, कि वहाँ जाना जरूरी है और वहाँ होता टाइम वेस्ट ही है। तो क्या करें? इलाज यही है कि यहाँ जो पढ़ रहे हो ना उसको अच्छे से पढ़ो, फिर उसको होमवर्क को जरूर करो, किसी भी कीमत पे होमवर्क कर लो। मैं सारी बातें आपकी मानता हूँ, दिल से मानता हूँ कि आपके पास टाइम नहीं होता है। आपको बहुत बड़े जंजाल में फंसाया हुआ है, स्कूल में भी, ट्यूशन पे भी, घर पे भी, यहाँ भी, है ना? बैट बॉल खेल लेते हो, चलो बहुत अच्छी बात है बेटा, बैट बॉल खेल रहे हो, एक्सरसाइज हो जाती है, वो कोई खास बात नहीं है। खैर एक्सरसाइज नहीं, इसको तो नॉर्मल कह सकते हो कि हेल्दी चीज है ये, है ना? चलो अच्छी बात है, वो सब आप वहां कर रहे हो ना, तो मस्ती वहां होगी, यहाँ पढ़ाई कर लो, बस इतना सा काम है। 4.5 घंटे सिर्फ लगा दो आप लोग, अपना दे दो 4.5 घंटे, दुनिया में कोई आपको रोक नहीं सकता। सोचो, जॉब 8 घंटे की, यहाँ 4.5 घंटे, और कैसे कर दे सकते हो पता है? सुबह 2 घंटे लगा दो, रात को 2 घंटे लगा दो, ठीक है, या दोपहर को 1-1.5 घंटा बीच में कहीं टाइम निकाल लो, स्कूल के टाइम में टाइम निकाल लो, ऐसा कुछ। कॉपी बनानी होती है एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट, हाँ ये मानता हूँ, ये थोड़ा सा ज्यादा गलत हो जाता है आप लोगों के साथ। बंक भी नहीं मारने देते, मैं मानता हूँ बेटा। वाइवा प्रैक्टिकल एग्जाम, बहुत सारे सिरदर्दियां, मैंने भी वो सारी सिरदर्दियां देखी हैं। देखो इन सब प्रेशर्स में, सोचो इन सब प्रेशर्स में अगर आप अपना काम फिर भी नहीं निकाल रहे हो, फिर भी अगर कोई काम कर रहा है, हर 4.5 घंटे हमें दे रहा है, अच्छी तरह से खुद की सेल्फ स्टडी को दे रहा है, इन सब प्रेशर्स के बावजूद, यही तो लाइफ है। आपको क्या लगता है कि सारा कुछ आपको आरामदायक मिलेगा और उसके बाद आप बोलोगे कि पढ़ लो? ऐसा नहीं होगा। प्रेशर हमेशा रहेगा, कुछ ना कुछ काम रहेंगे हमेशा। लिखा हुआ फिर से लिखवाते हैं, ये थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि ये लिखवाने वाला काम थोड़ा गलत है ना।
बुक्स खुलवा दी हैं मैम प्रैक्टिकल के लिए यार सब। चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ये सब मैं चीजें मानता हूँ, हार्डली मानता हूँ, लेकिन इन सब के बावजूद आप कैसे भी करो भाई, कुछ भी करो, हुक और क्रुक, लेकिन अपने लिए टाइम निकालो, जुगाड़, कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ करो। ठीक है, स्कूल के बहुत सारे तरीके होते हैं जोड़ तोड़ करने के। बहुत दुख है। अरे कोई बात नहीं, सबको होते हैं बेटा, सबको होते हैं। अभी तो आप बच्चे हो, अभी तो टेंशन है ही नहीं। जब बड़े होगे ना तो यही दिन याद करके, और शायद मेरी बात को याद करके कहोगे हाँ सर सही कहते थे कि मजे तो स्कूल में ही थे, उसके बाद में तो जिंदगी सत्यानाश, ज्यादा टेंशन है। ठीक है, आपके पेरेंट्स की उम्र के जो लोग हैं वो कभी बैट बॉल नहीं खेलेंगे, खेलते ही नहीं है, है ना। चलो, मेरा स्कूल बंक मारने में मामले में मैं सबसे आगे, यस ठीक है। तो देखो दीपक के पास में कुछ स्ट्रेटजीज हैं, वो हमारे साथ शेयर कर सकता है कि बंक कैसे मारा जाता है, लेकिन उस बंक का सही तरीके से सही इस्तेमाल अगर करेंगे तो फायदा है। अगर स्कूल में पढ़ाया जा रहा है तो वहां बंक नहीं मारना है। अगर स्कूल में लग रहा है आपको कि वहां टाइम वेस्ट हो रहा है तो बंक मारिए, डेली नहीं, लेकिन उस बंक का फायदा उठाइए, उसको आप अपने घर पर बैठकर अपना होमवर्क कीजिए, दैट्स इट। ठीक है चलो छोड़ो बेटा, पहले यहाँ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है अभी। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है, जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, हमने बात की कि रेजोनेंस हाइब्रिड जिसमें सारे 1.5 बॉन्ड हो जाते हैं, 1.5 बॉन्ड। ठीक है बेटा, बातें बाद में कीजिएगा, पहले ध्यान दे लो लेक्चर की तरफ। सारे बॉन्ड 1.5 हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर रेजोनेंस हाइब्रिड और लोएस्ट एनर्जी वाला जो स्ट्रक्चर होता है, इन दोनों के बीच की एनर्जी के गैप को हम बोलते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये थ्योरी है, किसी काम नहीं आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फ्राइज रूल, एक रूल है फ्राइज का। ये क्या कहता है, अगर पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड में, पॉलीसाइक्लिक मतलब जिसमें एक से ज्यादा साइकिल्स हो, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड में जितनी ज्यादा बेंजीन रिंग होंगी वो वाला स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबल होगा। पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड इज अरेंजमेंट विच हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ रिंग्स इन द बेंजोइड रिंग। तो वो स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल, जिसमें मैक्सिमम रिंग नंबर ऑफ बेंजीन वाली रिंग हो। तो जितनी ज्यादा बेंजीन रिंग होती है किसी पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड में वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। ये फ्राइज रूल है, ये इंपॉर्टेंट वाला है। ऊपर वाली डेफिनेशन किसी काम की नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट है फ्राइज रूल। ठीक है, जनरल है, खैर जब एग्जांपल आएगा आपको समझ में आ जाएगा। रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, जो रेजोनेंस एनर्जी होती है, रेजोनेंस एनर्जी, उसी को सॉरी रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है, जो रेजोनेंस होता है वही रेजोनेंस इफेक्ट होता है। सिंपल, रेजोनेंस क्या होता है, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर, और उस डीलोकेलाइजेशन की वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इस इफेक्ट को बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट में माइनर सा डिफरेंस होता है, छोटा सा, कभी फिर डिस्कस करेंगे इसे, लेकिन अभी के लिए आप इसको बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज, सेम चीज मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। रेजोनेंस इफेक्ट का ही दूसरा नाम मेसोमेरिक इफेक्ट है। ठीक है, बड़ी क्लासेस में भी सेम मानेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आज तक किसी को ये ज्यादा पता नहीं लगता है। ठीक है, किसी को ज्यादा महसूस भी नहीं होता है, टीचर्स भी इसको सेम मान के करवा देते हैं। तो आप भी इसे सेम मान के फिलहाल कर लीजिए, जब सामने कोई एग्जांपल आएगा तब हम इसको डिटेल में करेंगे कि इनमें माइनर सा क्या डिफरेंस है, लेकिन अभी के लिए दोनों को सेम मान सकते हैं। अब देखिए अभी क्वेश्चन आता है, गिवन मॉलिक्यूल शो रेजोनेंस, क्या ये मॉलिक्यूल रेजोनेंस दिखाएगा। तो ट्रिपल बॉन्ड के बारे में किसी एक बच्चे ने हमसे पूछा था। ठीक है, अभी बात हुई थी कि सर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, तो मैंने बोला था हाँ बेटा ट्रिपल बॉन्ड में भी ऐसा हो सकता है, ये वही एग्जांपल है बेटा, समझ गए, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर ऐसा होता है। यस, क्लियर है भाई सबको। ट्रिपल बॉन्ड क्या कर रहा है, अपना एक बॉन्ड खिसका रहा है, उधर से डबल बॉन्ड एक बॉन्ड खिसक रहा है, दोनों एरो आपको दिखाई दे रहे होंगे, और ये रेवरो रिवर्स भी आएंगे। तो जिस कार्बन के पास में डबल बॉन्ड जा रहा है, डबल बॉन्ड, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड से जहां वो कार्बन से हट रहा है वो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये वाला कार्बन हो जाएगा पॉजिटिव और ये वाला कार्बन हो जाएगा नेगेटिव, ये दोनों का रेजोनेटिक इफेक्ट आएगा। बाकी इसको पूरा बना के देखिएगा आप लोग अपनी नोटबुक के ऊपर। यस, सॉल्यूशन है इसका। नेक्स्ट देखिए, ये वाला एग्जांपल हम कर चुके हैं, वही ऑक्सीजन जो है वो अपना लोन पेयर इधर डोनेट करता है, डबल बॉन्ड इधर वापस डोनेट कर देता है, दैट इज इट। तो ये हम पहले से कर चुके हैं, ये रेजोनेंस दिखाएगा, यस ये इट विल शो रेजोनेंस। नेक्स्ट है भाई कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन क्या होता है, CO3 2 नेगेटिव, इसको कार्बोनेट आयन बोलते हैं, CO3 2 नेगेटिव को, है ना। तो CO3 2 नेगेटिव का डायग्राम कैसा होता है, ये ऐसा होता है, देखिए नीचे ये वाला डायग्राम बना रखा है, CO3 2 नेगेटिव। कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और दो ऑक्सीजन नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होती है, मतलब इनके पास लोन पेयर होता है। अगर ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करती है तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर से ले लेगी, कार्बन के ऊपर कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आने वाला। ठीक है, कार्बन ऐसा ही रहेगा। अब ये कैसे पॉसिबल होता है, जब भी ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होता है किसी के साथ भी हो, ये रेजोनेंस की प्रॉपर्टी नहीं है, ये
ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन जब भी किसी के साथ भी अगर आपको डबल बॉन्डेड दिखाई दे तो वो ऑक्सीजन एक बॉन्ड को वापस छीन लेता है, थोड़ी देर बाद फिर से दे देता है, फिर से छीन लेता है, फिर से, यानी ऑक्सीजन अकेला रेजोनेंस में चलता रहता है। अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है तो अकेला रेजोनेंस दिखाता है, हालांकि अकेला कोई रेजोनेंस नहीं दिखाता, हम उसको मानते ही नहीं है, हम उसको रेजोनेंस मानते नहीं है क्योंकि उससे स्टेबिलिटी नहीं बढ़ती है, ठीक है, अकेले ऑक्सीजन वाले से। बट वो ऑक्सीजन अकेला ही डबल बॉन्ड तोड़ता और बनाता रहता है, तोड़ता और बनाता रहता है। जब भी ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होगा एक बॉन्ड छीन लेगा उस, तो ऐसा होगा। तो ये अब आपको नजर आ रहा होगा कि एक बॉन्ड छीन लेगा तो क्या होगा। नेक्स्ट में देखिए, ये हो गया नेगेटिव, ये वाला ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड था, ये नेगेटिव हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया, ये हो गया डबल बॉन्ड, क्योंकि इधर से इसने लोन पेयर वापस दे दिया तो ये डबल बॉन्ड हो गया। नेक्स्ट केस में क्या होगा, अब ये डबल बॉन्डेड है तो ये अपना लोन पेयर लेगा, तो ये नीचे वाला ऑक्सीजन अपना लोन पेयर, एक लोन पेयर नेगेटिव वाला दे सकता है, तो इसके साथ डबल बॉन्ड हो गया, ये दोनों नेगेटिव हो गए। तीनों के तीनों केसेस अगर आप ध्यान से देखें तो एक जैसे ही हैं, एक ऑक्सीजन है डबल बॉन्डेड, इसमें भी एक डबल बॉन्डेड है, इसमें भी एक डबल बॉन्ड, और दो ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है, तीनों के तीनों सेम है ना। तो ऐसे ऐसे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यहाँ पर तीन बन रहे हैं। अब रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये भी याद रखिएगा, तीन बनेंगे, है ना, क्योंकि तीनों ऑक्सीजन की बारी आनी चाहिए, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो तीन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे, तीनों के तीनों सेम बनेंगे, ठीक है, कार्बोनेट आयन के अंदर। तो ये था रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, ये आपको बनाने आने चाहिए। भाई अब बात आती है कार्बोनेट आयन के क्या क्या यूजेस है। कार्बोनेट आयन के बारे में आपने सुना होगा, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा बोलते हैं इसे। यस गाइस, सुन रखा है सबने, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, 10th क्लास में आया था Yes. ना। तो वॉशिंग सोडा क्या काम आता है भाई, तो वॉशिंग सोडा जो होता है, वॉशिंग सोडा कपड़े धोने काम आता था, पुरानी केमिस्ट्री है ये, काफी पुरानी एंशियंट इंडिया की केमिस्ट्री है वॉशिंग सोडा। लेकिन इसी से बनकर मिलकर बनने वाली एक और चीज है, अगर NaHCO3 हो, NaHCO3 देखो, एक साइड तरफ सोडियम लगा, दूसरी तरफ H लगा दिया, CO3 नेगेटिव आयन के अंदर, है ना, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव अगर दोनों तरफ लगा दो तो ये बन जाएगा NaHCO3। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है, खाने वाला सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट नाम है इसका, बाई कार्बोनेट खाया जा सकता है, याद रख लेना, कार्बोनेट नहीं, कार्बोनेट तो सर्फ हो जाएगा, बाई कार्बोनेट खाया जा सकता है, NaHCO3, ये खाने वाला सोडा होता है। क्या काम करता है ये पता है, सब्जी को टेस्टी बना देता है, किसी भी सब्जी में यूज करिए सब्जी को टेस्टी बना देगा, ठीक है, सब्जी जल्दी गल जाएगी, मतलब आपकी गैस बचेगी, किचन की गैस बचेगी, क्योंकि उसको ज्यादा देर तक गर्म नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। फर्दर और क्या करता है, आपके पाचन क्रिया को, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, आपके ब्लड को बेसिक बनाता है, ब्लड बेसिक मतलब आपको मच्छर नहीं खाएगा, मधुमक्खी हनी भी नहीं खाएगी आपको, अगर खाएगी तो मर जाएगी, अगर आपका ब्लड बेसिक हो गया, ये बनाता है ब्लड को बेसिक। एक दिन में खाने से नहीं बनता, याद रख लेना, सालों तक लगातार यूज करने पर ऐसा होता है। आपने देखा होगा अपने आस पड़ोस में, पूछिएगा किसी से कि कोई ऐसा है जिसको मच्छर नहीं खाते हैं, तो एक दो जरूर मिलेंगे आपको, वो कहेंगे हमें मच्छर नहीं खाते हैं, उनका ब्लड बेसिक है। जिसका ब्लड बेसिक हो उसको हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि बेसिक ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी बढ़ गई तो हार्ट को काम कम करना पड़ेगा, बीपी हो जाएगा लो। यस, ब्लड बफर होता है, बफर भी तो एसिडिक या बेसिक होता है ना बेटा, हमारा ब्लड बफर है और वो बेसिक बफर है। लेकिन अगर उसके ब्लड को, बेसिसिटी को बढ़ा दें हम, थोड़ा और इंक्रीज कर दें, तो उसके बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे। तो हम अपने बेसिक ब्लड को और बेसिक कर दें बफर सॉल्यूशन को, तो उसके क्या क्या फायदे हैं, मधुमक्खी खा नहीं खाएगी, मच्छर नहीं खाएगा, लेकिन ये फायदा नहीं है, एक हिसाब से देखा जाए तो इनसे हम बच सकते हैं। बट आपको कैंसर डिजीज का खतरा कम हो जाएगा, ये एक रिसर्च थी कि जिसका ब्लड बेसिक होता है उसको कैंसर डिजीज का खतरा कम हो जाता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी हार्ट की, बीपी लो रहेगा, लो रहेगा तो ज्यादा जिंदा रहोगे, हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा तो सत्यानाश है। किडनियों पे असर नहीं होगा, हार्ट का हाई बीपी होता है तो किडनियों पर असर जाता है सीधा, किडनी पर असर नहीं होगा। तो इस तरह से हेल्थ के बहुत सारे बेनिफिट हैं। दूसरा, ये डाइजेशन को भी, ये तो करता है, ये ब्लड बेसिक करने से बहुत सारे फायदे हैं अपने आप में। दूसरा, ये डाइजेशन को बढ़ाता है, अच्छा करता है डाइजेशन को, पेट की बीमारियां कम होती हैं, पेट जिनका सख्त रहता है, अच्छे स्वास्थ्य की निशानी होती है, क्या होती है पता है, शरीर गर्म, अगर आपका पूरा बॉडी ठंडा हो गया तो आप डेड हो। शरीर गर्म, दिमाग ठंडा, पेट नरम, दिमाग ठंडा मतलब गुस्सा नहीं करना, दिमाग को ठंडा रखिए, और पेट नरम, सॉफ्ट होना चाहिए, पानी के जैसा होना चाहिए आपका पेट, जब आप ढीला छोड़ दें तो। एब्स बना रखे हैं कई लोग, एब्स बनाते हैं ना, सिक्स पैक एब और 8 पैक एब, तो एब्स बनाने पर वो सख्त जब करेंगे पेट को तभी सख्त होगा, जब आप उसे ढीला छोड़ेंगे तो वो बिल्कुल पानी जैसा होना चाहिए। अगर वैसा है, पेट नरम है, शरीर गर्म है और दिमाग ठंडा है, तो समझ लिए आप हेल्दी इंसान है।
तो ये वो फायदा भी करता है। अब इसको खाएं कैसे, सबसे बड़ी बात, किसी भी सब्जी में डाल सकते हैं, लेकिन कमाल की बात ये है कि ध्यान रखने लायक बात ये है कि ये अकेला अगर डालोगे तो सर्फ बन जाएगा, ये सब्जी में सब्जी को खराब कर देगा। तो अकेला नहीं डालना है, और नमक से, जितना नमक डालते हैं सब्जी में उससे कम डालना है। ठीक है, नमक से कम, आप 1/4 चम्मच डाल सकते हैं, 1 चम्मच का चौथा हिस्सा सब्जी में। लेकिन कैसे, ये नहीं डाल सकते अकेला, इसके साथ एसिड यूज करना जरूरी है। कौन सा एसिड? ईटेबल एसिड, खाने वाला एसिड। कौन सा खाने वाला? जैसे टार्ट्रिक एसिड होता है या सिट्रिक एसिड होता है ना नींबू के अंदर, सिट्रिक एसिड। तो इस तरह का एसिड डालना जरूरी है। कहाँ से मिलेगा? खट्टी सब्जी अगर बना रहे हैं तब तो डायरेक्ट ये सोडा डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो आलू बना रहे हो, या फिर अगर आप कोई और दाल बना रहे हो, तो दाल में तो खट्टी तो होती नहीं है वो, तो क्या करें? तो बेकिंग सोडा मत मिलाइएगा, वो खराब कर देगा सब्जी को। या आप कहें कि इसमें चलो नींबू निचोड़ लेते हैं और फिर सोडा डाल देते हैं, वो भी गलत है। तो क्या करें? बेकिंग पाउडर मिलाइए। पाउडर क्या होता है? उसमें ऑलरेडी एसिड मिला हुआ, बाजार से, मार्केट से बना बनाया आता है वो, ऑर्गेनिक एसिड पहले से मिला होता है। और बेकिंग पाउडर आप किसी भी सब्जी में मिला लीजिए, क्योंकि बेकिंग सोडा के अंदर एसिड के साथ में ही बेकिंग सोडा को यूज किया जाता है, तो उसमें ऑलरेडी एसिड मिला होता है। और अगर एसिड नहीं मिला हुआ, आप बेकिंग सोडा यूज कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है? आपको फिर अपनी तरफ से खट्टी चीजें जिनमें एसिड हो उसमें इसको यूज कर सकते हैं। तो अच्छा तरीका यह है कि इसको एसिड के साथ यूज करें तो हमेशा बेकिंग पाउडर यूज करें, बात खत्म। तो अगर ब्लड को बेसिक बनाना हो, कैसे बनाया जा सकता है? एक नींबू, सुबह चाय छोड़ दो, चाय में चीनी होती है, दूध मिलता है, या और भी जो भी खर्चा आता है, गैस का खर्चा आता है, सारा खर्चा बचेगा। गुनगुना पानी लो 1 गिलास, एक नींबू निचोड़िए, और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, जो भी मन करे डाल सकते हैं, क्योंकि नींबू निचोड़ रहे हैं तो एसिड तो आ गया नींबू में। तो अब आप चाहे सोडा डालो चाहे पाउडर डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, एक नींबू, और 1 गिलास पानी, डेली लेना शुरू कर दीजिए। अपने मम्मी पापा को कहिए कि वो ये शुरू करें, उनकी हेल्थ बहुत सुधर जाएगी। नींबू पता है क्या करता है? कोलेस्ट्रोल को भी कम करता है। कोलेस्ट्रोल द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर हार्ट डिजीजेज, सोचिए, दिल की बीमारी वाले के लिए सबसे बड़ी जो खराब चीज है वो कोलेस्ट्रोल होती है, उसको भी कम करता है नींबू। और मीठा सोडा बड़े कमाल के काम करता है। ये बहुत सारे यूज हैं इसके। अगर इसको शुरू करते हैं, बजाय कि हम बाजार से कचरा खाते रहते हैं, तो ये पेट में से कचरा साफ भी करेगा। और उसकी जितनी कीमत हम देते हैं, जितना पैसा देते हैं, उसकी बजाय NaHCO3, ये खाने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। लंबा जिएंगे, लंबा जिएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लीजिए कोई इंसान 1 साल भी एक्स्ट्रा अगर जिंदगी जीता है, तो 1 साल में वो जितना पैसा कमाएगा, तो ये नींबू वीबू की कीमत तो वो 1 महीने में ही पूरी कर देगा, है ना? तो ये बहुत अच्छी चीज है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब सॉल्यूशन यस दे रखा है। नेक्स्ट देखिए, क्या ये NO3 नेगेटिव आयन, तो इसका भी भाई आपको ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि स्ट्रक्चर याद हो। N पर पॉजिटिव होता है, और बाकी 2 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, ये रहा 2 ऑक्सीजन पर नेगेटिव, और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होती है, ये वाली ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है। तो इस तरह से डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, जब भी ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड हुआ एक बॉन्ड छीन लेगा, तो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है वो अपना एक बॉन्ड वापस इसे दे देगा। दोनों में से कोई भी दे सकता है, और इस तरह से रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसके आप खुद बना सकते हैं। दैट्स इट। यस गाइस, क्लियर है बेटा? मम्मी मारेगी कि बोलेगी कि हर बात पे कि दूध नहीं पीते। अरे दूध तो पीना ही चाहिए, दैट्स इट। दूध के लिए मना थोड़ा कर रहे हैं बेटा, है ना? दूध के लिए मना नहीं कर रहे हैं, दूध तो पीजिए, अच्छी चीज है। सुबह उठकर दूध, अगर आप बच्चे हैं तो दूध पी सकते हैं, कोई बात नहीं। बड़ों के लिए बोल रहा हूँ, जो 30+ की एज है जिनकी, उनको ये करना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है हेल्थ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, आगे आता है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मोर इज, जितने ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। 3 है तो और ज्यादा स्टेबल, 4 है तो और भी ज्यादा स्टेबल, ऐसा होता है। नीचे सेकंड पॉइंट देखिए, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर क्या होते हैं? मैंने अभी आपको बताया था ना, कार्बोनेट आयन, CO3, तीनों स्ट्रक्चर सेम है, बस एटम अलग हो जाते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर तो तीनों सेम है। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड है, तीनों स्ट्रक्चर सेम है, तो इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। दैट्स इट, नथिंग स्पेशल। तो मोर द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, मोर इज द स्टेबिलिटी। नेक्स्ट अभी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ फिनोक्साइड आयन, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई फिनोक्साइड आयन का रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। ध्यान से देखना इसे, ये 60% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरा करता है। 60%, आंखें कान दिमाग खोल के सुन लो, 60% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस स्ट्रक्चर के ऊपर टिकी हुई है। मैकेनिज्म बच्चों को इसकी वजह से समझ में नहीं आते, है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, उन्हें समझ में ही नहीं आता। ठीक है, तो अब हम उन स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। तो देखिए क्या होता है इसमें, फिनोक्साइड आयन में ऑक्सीजन होता है 3 लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, ये बेंजीन है।
तो होता क्या है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर जब डोनेट करता है, ये ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, जिससे क्या होगा, ये ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन तो इसी के पास है, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, बट ये कार्बन क्या करता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज देता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, और ये तो इसके पास ही है। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है कि सीधा सीधा हम कहें कि ये वाला डबल बॉन्ड इधर आता है, तो मैं इसको बना के दिखाता हूँ, ऐसे आपको समझ में शायद नहीं आएगा, देखिए, और बहुत ध्यान से करना इसे, ये आपको आना ही चाहिए, हर कीमत पर आना चाहिए, याद रख लेना। हुआ क्या, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, 3 लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज। अब ये एक लोन पेयर इधर डोनेट करेगा, कार्बन के साथ इधर ऑलरेडी डबल बॉन्ड था, इधर डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, तो जब ये डोनेट करेगा तो क्या होगा, अब ये स्ट्रक्चर देखने लायक है कि जब ये डोनेट करता है तो क्या होता है, ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी यहाँ है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ है, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड हो जाएगा, 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के पास बचेंगे, इसका नेगेटिव चार्ज चला गया, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन तो ये रहा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया, तो ये कार्बन क्या करता है, अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज देता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं इस जगह पर, तो यानी यहाँ मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए, नेगेटिव चार्ज बन गया। यस गाइज, ये बात समझ में आई क्या, साइमल्टेनियसली 2 प्रोसेसेस होती हैं, ये सबको समझ में आ गया। बस बेटा 5 मिनट और लूंगा टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, ये लेक्चर था भी लंबा, ये मैं जानता हूँ, ठीक है, ओके, आज जोश में है, बहुत बढ़िया बात है बेटा। तो देखिए नेक्स्ट, तो ये नेगेटिव हो गया, आगे देखिए, आगे क्या होता है, अब आगे वाला भी इंपॉर्टेंट है कि ये वाला जो लोन पेयर है वो यहाँ अटैक करता है, एक एक स्टेप इसको सबको आना चाहिए भाई, अपनी नोटबुक उठा लो और इसको बनाने की कोशिश करो हर कीमत पर, अगर ये नहीं बनेगा, ये बनाना नहीं आएगा तो 60% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गई सीधी सी। 2 लोन पेयर हैं, ये सेम, बाकी सब स्ट्रक्चर सेम है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो नया बन रहा है सिर्फ उसको बता रहा हूँ। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो एरो आया था, तो जिसकी वजह से ये एक बॉन्ड बन गया, बट यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन थे ये दोनों के दोनों फिर यहाँ आ जाएंगे, ताकि एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाए, और ये बन गया नेगेटिव चार्ज। यस गाइज, ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आया बेटा सबको, क्लियर यस सर। है ना, ये बनाने आने चाहिए, फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, याद रखना फिंगर टिप्स पे। जब मैंने पहली बार बनाए थे, मेरे को रात को सपनों में भी इलेक्ट्रॉन घूमते हुए नजर आते थे, इतनी प्रैक्टिस की थी मैंने, मेरे को अच्छे से याद है वो। तो आपको भी वैसे ही ये याद होने चाहिए कि सपनों में भी इलेक्ट्रॉन घूमते हुए नजर आए। तो देखिए अब क्या होता है नेक्स्ट के अंदर, तो नेक्स्ट डायग्राम के अंदर फिर से ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ अटैक करेगा तो हुआ क्या, बाकी का स्ट्रक्चर सेम बना रहा हूँ, मतलब बाकी सब सेम रहेगा, जिस चीज पर मैं फोकस करने के लिए कह रहा हूँ वहां देखिएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गया, एक एक आ गया, एक आगे बढ़ गया, इनके बीच में बन गया बॉन्ड, लेकिन इस बॉन्ड की वजह से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पर शिफ्ट हो गए सेम, यानी यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ बन गया। यस गाइज, ये समझ में आ गया बेटा सबको, आगे देखिए लास्ट स्ट्रक्चर बनेगा अब इसका लास्ट, ठीक है। अब होगा क्या, अब ये लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा इस जगह पर, जब ये लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा तो हो क्या होगा, अब बाकी के सेम बना देता हूँ डबल बॉन्ड, ठीक है, ये देखिए ये बन गया, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए, ठीक है, ये इस तरह से दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ स्प्रेड हो गए, तो इसका मतलब ये जो डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स थे, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन वापस छीन लेगा, ऊपर वाले डायग्राम में देखिए, तो यानी इस ऑक्सीजन के पास फिर से 3 लोन पेयर हो जाएंगे और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इन दोनों के बीच में बन जाएगा बॉन्ड। अब देखिए पहला और लास्ट वाला स्ट्रक्चर, ये दोनों एक दूसरे से सारे बॉन्ड डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है, बॉन्ड सबके एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, फॉर्मूलाज घूमते हैं, अच्छी बात है बेटा, जो भी चीज घूम रही है मतलब आप उस पर फोकस कर रहे हो, काम कर रहे हो, ये समझ में आ गया भाई सबको, यानी डबल बॉन्ड एक दूसरे से अल्टरनेट में आ गए, बेंजीन के सारे डबल बॉन्ड घूम गए। यस, क्लियर है सबको ये बात। तो इसको इसीलिए हम बेंजीन को क्या दिखाते होते हैं कि बेंजीन में ना ऐसे गोल दिखा देते हैं, गोला, इसका मतलब सारे डबल बॉन्ड आपस में लगातार घूमते रहते हैं, ये बेंजीन को ऐसे भी दिखाते हैं गोला दिखा के, ठीक है। तो इस तरह से भी बेंजीन को शो किया जा सकता है। अब बात आती है रेजोनेंस हाइब्रिड की, ये देखिए रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड हुआ है, ये ध्यान देना यहाँ पर ऊपर डबल बॉन्ड हुआ है, तो जहां पर भी डबल बॉन्ड हुआ है तो हो क्या रहा है,
अब इन 3 जगह पर ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड O है, इन 3 डायग्राम्स में, इन डायग्राम्स में डबल बॉन्डेड O है। तो इनमें क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज बेंजीन के चारों तरफ घूम रहा है, तो डबल बॉन्ड कभी इधर आता है, कभी इधर आता है, कभी इधर आता है, इन चारों तरफ, ऐसे चारों तरफ डबल बॉन्ड चारों तरफ रोटेट हो रहा है और नेगेटिव चार्ज बेंजीन के ऊपर रहता है। ये जो डायग्राम बना हुआ है इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। मैंने बोला था रेजोनेंस हाइब्रिड एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है, लेकिन हम उनको ऐसे दिखाते हैं क्योंकि याद करने के लिए, मैकेनिज्म के लिए यही स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है। समझ गए बेटा? तो इस तरह से ये रेजोनेंस चलता है बेंजीन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला है, ये आपको याद होना चाहिए हर कीमत पर। आगे देखो रूल फॉर स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी के लिए कुछ रूल दे रखे हैं, ये बस एंड पार्ट होगा, 5 मिनट में लेक्चर खत्म हो रहा है। पहला है रेजोनेंस हाइब्रिड स्टेबल होता है सबसे ज्यादा, ये हम जानते हैं, और बाकी के जो फॉर्म्स होते हैं उनको कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं। कैनोनिकल फॉर्म वही रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को ही कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं, एक ही बात है, बस नाम अलग है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट रूल देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अगर 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर दे रखे हैं, जैसे बेंजीन में 5 बने थे, तो क्या करो, 2 में से कंपेयर करना है कौन सा स्टेबल है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड गिनो, सबसे पहला काम कोवेलेंट बॉन्ड को गिनिए, जिसमें ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड है वो ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है ये बात? बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, अभी हम एक एग्जांपल करेंगे। तीसरा रूल देखिए, नॉन पोलर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन पोलर। नॉन पोलर मतलब जिसपे कोई चार्ज ना हो, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, वो वाला रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है, बजाय कि अगर किसी के ऊपर कोई चार्ज हो, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, वो स्टेबल नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फोर्थ रूल, कंप्लीट ऑक्टेट, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है वो स्ट्रक्चर, वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। जैसे मान लीजिए CH3 पर नेगेटिव चार्ज है, ये वाला, तो CH3 पर नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, कार्बन है, 3 बॉन्ड बने हुए हैं कार्बन के साथ, 3 बॉन्ड है, और चौथा बॉन्ड नहीं बना बल्कि उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन और दो, एक लोन पेयर है, 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं कार्बन के पास। लास्ट शेल में कितने होते हैं कार्बन में, 8 ही होते हैं, 8 पूरे करने की कोशिश करता हो, तो ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। वैसे तो चार्ज स्टेबल नहीं है, पर अगर मान लीजिए आपको सेलेक्ट करना हो कि 2 चार्जेस दिए, एक नेगेटिव बन रहा है कार्बन पे, एक पॉजिटिव बन रहा है, तो नेगेटिव वाला ज्यादा स्टेबल है क्योंकि उसमें ऑक्टेट पूरा हो रहा है, कंप्लीट ऑक्टेट। पॉजिटिव वाले में देखिए क्या होता है, कार्बन 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, पॉजिटिव वाले में यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हुए इसके पास, तीनों हाइड्रोजन का एक एक और एक एक खुद का, बाकी के तो इलेक्ट्रॉन गायब है, तो 6 इलेक्ट्रॉन, ये लेस स्टेबल होगा, ये कह रहा है ये रूल। फोर्थ रूल समझ में आया सबको? यस गाइज? यस सर। ठीक है, फिफ्थ रूल में देखिए क्या होता है, नेगेटिव चार्ज ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, और अगर कार्बन पे कह रहे हैं, कार्बन पे नेगेटिव नहीं, कार्बन पे पॉजिटिव स्टेबल है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये डिफरेंस होता है। नेक्स्ट रूल है सेपरेशन ऑफ लाइक चार्जेस। अगर एक ही मॉलिक्यूल में पास पास 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज पास पास हैं तो। और अगर मान लीजिए एक मॉलिक्यूल में एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव और ये पास पास है, ये ज्यादा स्टेबल है। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, इसलिए सेम चार्जेस पास नहीं होने चाहिए, अपोजिट चार्जेस पास होने चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव पास होने चाहिए, यही रूल है, ये 6th रूल। चलिए, अब एक क्वेश्चन आता है नीचे, इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें 3 बॉन्ड है, इसमें 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड वाला ज्यादा स्टेबल होता है, ये रूल लगेगा इसके अंदर, इसीलिए ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सॉल्यूशन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, ध्यान दे दो इसमें। इसमें पूछ रहा है सबसे ज्यादा स्टेबल अनस्टेबल कौन सा है, तो देखो ये 2 पॉजिटिव चार्ज सबसे पास पास हैं, ये वाला अनस्टेबल है, सी वाला, ठीक है। उसके अलावा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, पॉजिटिव और नेगेटिव पास पास हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, ठीक है। उसके अलावा अब इसमें तो 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव है ना, और इसमें भी 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव है, तो क्या करें, इन दोनों में से कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल, ये है, सबसे कम स्टेबल ये है, तो इन दोनों में बी और डी में कौन सा होगा, ये पॉजिटिव, ये 2 नेगेटिव चार्ज है किसके ऊपर, ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर एक नेगेटिव, यहाँ एक कार्बन पर है, तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज लेस स्टेबल होता है, इसलिए ये सबसे लेस स्टेबल, ये मतलब तीसरे नंबर पर आएगा, सबसे पहले ए, दूसरे पर बी, तीसरे पर डी आएगा, और चौथे पर आएगा सी। ये है इनका ऑर्डर, दैट्स इट, ठीक है। अब आगे देखिए जरा,
अब सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आती है कि मेसोमेरिक इफेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह का होता है। पॉजिटिव नेगेटिव दो तरह का कैसे? अगर कार्बन की डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और इस तरह से कोई कार्बन है जिसके ऊपर यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बन के सिस्टम को। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो पॉजिटिव। डोनेट करना पॉजिटिव होता है, दान देना पॉजिटिव है, तो डोनेट करने वाला, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट या पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, और एक्सेप्ट, जो ग्रुप एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, वो नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाएगा। यहाँ देखिए ये पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं। पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट सब याद करने हैं आपको। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, ये वही रेजोनेंस दिखा रखा है, नेगेटिव आयन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा, मतलब नेगेटिव आयन को स्टेबल करने के लिए भी मेसोमेरिक इफेक्ट हेल्प करता है। ये सिर्फ इतना दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट कौन दिखाता है? नेगेटिव कौन सा होता है? जो इलेक्ट्रॉन ले, यहाँ देखो सी डबल बॉन्ड लगा हुआ सभी कार्बन के साथ में, सभी के सभी क्या कर रहे हैं? सी डबल बॉन्ड जब भी होगा ऑक्सीजन अपना बॉन्ड लेगा, कार्बन पे बनेगा पॉजिटिव, कार्बन इलेक्ट्रॉन छीनेगा हमारे सिस्टम से, सिस्टम से इलेक्ट्रॉन छीनने वाला नेगेटिव इफेक्ट होता है। दैट्स इट, सिस्टम से जो इलेक्ट्रॉन छीन रहा है वो नेगेटिव इफेक्ट है, दैट इज इट। नेक्स्ट के अंदर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, इस पे भी ऑक्सीजन है, इस पे ऑक्सीजन, लोन पेयर डोनेट कर सकती है ऑक्सीजन, तो ये सारे के सारे क्या है? पॉजिटिव, ये डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, दैट इज इट। नेक्स्ट भाई, फ्लेक्सिबल ग्रुप होते हैं, वैसे ग्रुप भी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकते हैं, ले भी सकते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट पॉजिटिव भी दिखा सकते हैं, नेगेटिव भी दिखा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट और ले। वो कौन से हैं? ये तीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली, दो कार्बन वाली चेन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड वाली, दो कार्बन की दो नाइट्रोजन की, दो नाइट्रोजन वाला ग्रुप, और बेंजीन का ग्रुप। ये तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकते हैं, ले भी सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं, इसीलिए इनको फ्लेक्सिबल ग्रुप बोलते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इफेक्ट दिखाते हैं, दैट्स इट। ठीक है। और लास्ट स्लाइड, स्पेशल केस, जितने भी हेलोजन होते हैं वो मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं दिखाते, ना तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, बल्कि वो सभी के सभी हेलोजन जो हैं वो इंडक्टिव इफेक्ट दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेंगे। सिंपल, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच कर रखेंगे, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, समझ रहे हो? किससे? कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाते हैं। तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाते हैं सभी हेलोजन, ना कि ये मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे अपनी तरफ, एक्सेप्ट करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट ओनली। और साथ में फ्लोरीन और क्लोरीन में, क्लोरीन इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा दिखाता है, विड्रॉइंग पावर क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन के मुकाबले, जबकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है क्लोरीन के मुकाबले, तो ये एक्सेप्शन है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इफेक्ट होना चाहिए, बट होता है क्लोरीन का इफेक्ट, ये एक्सेप्शन है। इसका कभी हम फिर डिटेल में एग्जाम्पल करेंगे कि ये क्यों एक्सेप्शन है, ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन बाद में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइस। किसी का कोई डाउट है तो डाउट बताइए बेटा, हम अब आपके डाउट लेंगे। मैं अब रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। यस, एनीवन हैव एनी डाउट?